बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक, मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी, साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक भी कहेंगे। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। और आज पता नहीं हम ऑन एयर आए हैं, मैं कुछ नाश्ता करने के मूड में थी, लेकिन मेरी टीम फ़ौरन जज्बाती थी कि नहीं नहीं जल्दी जल्दी आ गए, और काउंटडाउन से पहले मैं खाना खा रही हूँ। मतलब सोचे ये हमारी सुबह सुबह जल्दी के काम है, लेकिन कोई बात नहीं, नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप लेट करें चाहे जल्दी करें, ऑफिस में करें या घर में करें, ये भी डिपेंड करता है काम। तो अच्छा जी, आज सुबह सुबह हमने आपको कहा कि बारिश के हवाले से तो आपको हम बताएंगे कि बारिश की क्या सूरत हाल है। आज भी प्रेडिक्शन यही है कि मुल्क भर में बारिश होगी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों की अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी आज बारिशें एक्सपेक्टेड है। हम सब जानते हैं कि अनफॉर्चुनेटली इस बारिश ने बहुत तबाही मचाई है, चाहे वो जुड़वा शहर हो, हमारे टूरिस्ट एरियाज़ हों, नॉर्थ हो, जो वहाँ पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशंस भी हुए, फिर अभी जो मामला चल रहे हैं, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन पीडीएमए के मुताबिक जी इस साल मानसून बारिशों से पंजाब ने 143 शहरी जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, जबकि 200 से ज़ायद घर मुतासर हुए हैं। 500 के करीब जो शहरी हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, और ज़्यादातर अमवात जो हैं वो कच्चे मकानात हों, खस्ता इमारतें हों और छतों के गिरने के हवाले से हुई हैं। उसके साथ साथ हम गिलगित बल्तिस्तान का भी जिक्र करेंगे, और फिर जो चलास में हुआ सैलाबी रेलों से जगह जगह के हमने मनाजिर देखे। फिर एक बार मैं रोज़ाना की बुनियाद पर रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपने प्लेटफॉर्म से कि आप प्लीज़ इस वेदर के अंदर अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे इलाकों में जाने से गुरेज़ करें, क्योंकि बारिशें बहुत एक्सट्रीम हो रही हैं। हमारी सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है, और अभी भी जिन में गिलगित बल्तिस्तान या चलास का जिक्र कर रही हूँ, वहाँ पे अक्सर टूरिस्ट स्पॉट्स के ऊपर टूरिस्ट नहीं मिल रहे जिनको तलाश की जा रही है, जिनकी गाड़ियाँ बह गई हैं। सो खुदारा ये वेदर दोबारा आ जाएगा, आप अपनी फैमिलीज़ के साथ दोबारा वेकेशन मना सकें, उसके लिए प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप अपने घरों में रहें, गैर ज़रूरी ट्रैवल ना करें। और ये आप जो मनाजिर देख रहे हैं, ये कोई फ़िल्मी मनाजिर नहीं है, ये रियलिटी है जो कि इन इलाकों में लोग फेस कर रहे हैं। सो रिक्वेस्ट ही है और दुआ भी है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और हम सब लोग एहतियात जितनी हो सके अपने तौर पे ज़रूर करें। आगे बढ़ते हुए जी हम पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे, और हम सब जानते हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक जो है वो तेज़ करने की तैयारियों के दरमियान ये खबर सामने आई है कि बानी पीटीआई के दोनों बेटे पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं ने इस खबर की तस्दीक करते हुए वाज़ेह किया कि वो बानी पीटीआई के लिए रिहाई के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। दूसरी जानिब जी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ने कहा कि जब पूरी पीटीआई कुछ नहीं कर सकी तो इमरान खान साहब के बच्चे क्या कर लेंगे। इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन अमान की सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने के लिए जो कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उन्होंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई है, मगर मुस्लिम लीग नून हो, JUI हो, अवामी नेशनल पार्टी हो, पीपल्स पार्टी हो, उन सब ने इस इजलास को नुमाइशी करार देकर बाइकआउट कर दिया, जिसके नतीजे में ये जो सियासी इक़दाम लिया जा रहा था वो भी तनाज़े का शिकार हो गया। इस सारी सूरत हाल पे हम ज़रा तज्ज़िया ले लेंगे। फवाद अहमद साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच कि आपने हमें वक्त दिया। ये सबसे पहले तो मैं एक ही खबर जो भी कल से हम न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे हैं, इमरान खान साहब के बेटे आ रहे हैं, अब ये तहरीक इंसाफ तस्दीक कर रही है, आएंगे? जी आना चाहिए उन्हें, और तहरीक चलानी चाहिए अपने वालिद की रिहाई के लिए। ये एक बेटे को यही करना चाहिए जिस तरह से मरीम नवाज साहबा आज कहती हैं कि जी वो अपने वालिद के साथ आई थी, उन्होंने गिरफ्तारी दी थी। वो अगर अपनी इस तरह पाकिस्तान आने को कामयाबी करार देती हैं, या इस तरह पाकिस्तान आने को जद्दोजहद करार देती हैं, तो दूसरों के बच्चे को भी हक होना चाहिए, और खान साहब के बच्चे आए यहाँ पे आके तहरीक चलाएं। अब इसके ऊपर हम जरूर बात कर लेते हैं कि उनके आने से क्या फर्क पड़ जाएगा। क्या खान साहब के बच्चों के आने से तहरीक जो है वो चल पड़ेगी? जो 5 अगस्त को तहरीक चलाना चाहते हैं, आरियां पार करना चाहते हैं, खुद खान साहब जेल में बैठ के कह रहे हैं कि जी एक तो बड़ा अजीबो गरीब खान साहब का भी माशाल्लाह मामला है। एक तरफ वो ये कहते हैं कि जी मुझे जेल में सहूलत नहीं है, टीवी बंद कर दिया, मेरा अखबार बंद कर दिया, मुझे ये कर दिया, मुझे वो कर दिया। यानी कि एक तरफ वो कहते हैं कि मुझे बदतरीन
जो है वो मामलात के साथ जो है वो हम्म। रखा जा रहा है। दूसरी तरफ उनका ट्वीट आता है जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि जी मैं देख रहा हूँ कि तहरीक ठीक नहीं चल रही। तो जब आपको जेल में कोई सहूलत नहीं है तो आप कहाँ से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कौन सी दूरबीन से देख रहे हैं, दीवार के पार कैसे देख रहे हैं, छत के ऊपर से कैसे देख रहे हैं, जेल के बाहर कैसे देख रहे हैं, सड़कों पे कैसे देख रहे हैं, गलियों में कैसे देख रहे हैं, आपको कैसे पता लग रहा है कि आपके लोग जो है वो आपस वो में लड़ रहे लोगों हैं। की आंखों से आपको देख रहे हैं जो उनसे मिलने जाते हैं फवाद साहब, उनकी आंखों नहीं, में नजर उनसे आ भी रहा वो होगा। कहते हैं कि बहुत महदूद पैमाने पे उन लोगों से मिलाया जाता है जिनसे जेल इंतजामिया मिलवाना चाहती है, और हम्म। जेल का जो जेलर है वो बड़ा गंदा आदमी है वो। तो खान साहब का ना एक आम तरीकेकार है। मैं असल बुनियादी तौर पर इसमें मामला ये नहीं है कि खान साहब किसी जो है वो सख्ती का शिकार है। जेल बहरहाल खुद एक बड़ी सख्ती है, इसके ऊपर कोई हमें जो है वो कोई खुशी का या ठट्टा उड़ाने का मामला नहीं है। हम्म। जेल एक मुश्किल जगह है, इसमें क्या? कोई शक नहीं है, लेकिन खान साहब जिस तरीके से ववेला मचा रहे हैं उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि जो उनके बच्चे बाहर जो विल्सन और रिचर्ड गार्डनर से मिल रहे हैं तो वहां पर बुनियादी तौर पर ना देखें, जो दुनिया की दूसरी अक़वाम है उनको इस बात से मसला नहीं है कि खान साहब किसी इल्ज़ाम के अंदर जेल में बंद हैं, अदालतों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब कोई ये नहीं कह सकता पाकिस्तान को, चाहे दुनिया का कोई भी आदमी हो, कि खान साहब को इसलिए छोड़ दें कि वो इमरान खान साहब हैं, वो बहुत बड़े हीरो हैं। जिस तरह से हम्म। अली जदी साहब का रात में ट्वीट देख रहा था कि एक हीरो को आपने जेल में बंद किया है। भाई किसी चोरी के जुर्म में अगर किसी को बंद किया हुआ है तो वो फिर हीरो नहीं है, वो उस वक्त फिल हकीकत जो है वो एक चोर है। बहरहाल एक ये लंबी बहस है कि क्या है क्या नहीं है मामला। खान साहब के ऊपर कोर्ट में केसेस हैं और कोर्ट ने खान साहब को कन्विक्टेड करार देकर जो है वो जेल में बंद रखा हुआ है उनकी इस्लाह के लिए। आपको पता है ये तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये जेल का मकसद क्या है। जेल का मकसद है मरकज इस्लाह। ये अलग बात है कि वहां पर जो है वो आपके नेटवर्क ऐसे बन जाते हैं कि आप आके एक प्रॉपर क्रिमिनल बन जाते हैं, जो भी फर्द वहां जेल में जाता है। लेकिन जेल का बुनियादी मकसद ये है कि इसको सोसाइटी से इस बंदे को आइसोलेट करके रखा गया है, हम्म। और इस दौरान ये अपनी इस्लाह करेगा इस मखसूस मुद्दत के अंदर, फिर सोसाइटी के लिए नुकसानदेह नहीं बनेगा तो उस वक्त जो है वो इसको आज़ाद कर दिया जाएगा। तो खान साहब के पास इस वक्त जो जेल में रहने के बाद जवाज है, जिसको वो दुनिया भर में जुल्फी बुखारी साहब हों या खान साहब के बेटे हों, जिसे वो दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, वो ये है कि खान साहब के साथ जेल में जुल्म हो रहा है और उनको जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम रखा जा रहा है। हालांकि जितनी मुलाकातें जेल के अंदर इमरान खान साहब के साथ होती हैं, जितने जो है वो खान साहब को शशके मिले हुए हैं वहाँ पर, एक्सरसाइज का सामान, खाने पीने के लिए मखसूस मेन्यू, हम्म। और पीछे भी देखिए जेल तकलीफदेह होती है। अब ये नहीं आप कह सकते कि इन सारे सारे सामान के बाद बंदा बहुत खुश होगा। आपको जो है वो किसी 5 स्टार होटल के कमरे में भी 2 दिन रख दिया जाए ना तो इंसान की बस हो जाती है, अगर उसकी मर्जी के बगैर उसको रखा जाए। वैसे आप 5 दिन वहां बैठे रहें नेटफ्लिक्स और प्राइम के ऊपर जो है वो एंजॉय करते रहें, लेकिन जिस दिन आपको पता लगे कि ये आज के बाद बाहर नहीं हम्म। निकलना, उस वक्त फिर जो है ना वो लेकिन इंसान अच्छा चले अंदर से। फवाद साहब, ये तो अब बात ठीक कर रहे हैं। देखिए अब सियासतदान जेल जाते हैं और ये को पहली दफ़ा आप सही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को पहले सियासतदान नहीं है जो जेल में गए हैं। हाँ जाहिर है हमने पहले बहुत सारे ऐसे सियासतदान भी देखे हैं जो जेल में थे, फिर उसके बाद इलाज के लिए वो बाहर गए और वापस नहीं आए। फिर उसके बाद और भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह से जेलों में रहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कंप्लेन करते हैं। अब मसला है कि जेल में है, कंप्लेन तो करने दें उनको, वो और क्या करें, मतलब कुछ तो करना है ना, उन्होंने भी सियासत में रेलिवेंट रहना है। हाँ, तो कंप्लेन को कंप्लेन की तरह करें, अच्छी बात है। देखें जेल के अंदर जाहिर है कि कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी होंगी जो खान साहब के या साथ ज्यादती वाले मामलात होंगे। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जेल कोई ऐसी जगह है कि पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे कि जिसमें निकलने के बाद बंदा ये कहे कि कम से कम मेरे सुकून का मुकम्मल ख्याल रखा गया। वहाँ लोड शेडिंग भी होती होगी, आई एम इस श्योर। वक्त मानसून का मौसम है, हब्स भी होगा। अगर वहाँ पे एयर कूलर उनको दिया हुआ है तो हब्स के अंदर एयर कूलर ठीक तरीके से काम नहीं करता। छत भी अ, टपक जाती होगी अ, कभी कभी। छत छत यहाँ तो मुझे याद है कि हमारे कुछ जानने वाले जेल में थे, उनके ऊपर छत गिर गई थी। यहाँ कराची जेल की बात है। ओह अच्छा। तो उनकी टांग टूट गई थी। वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी के एक जो है वो ओनर है। तो मैंने वो मंजर भी देखे हैं। हमने मतलब हमें पता लगा कि फलां साहब फलां वजह से जेल में थे, उनके ऊपर छत गिर गई थी, उनकी टांग टूट गई, इस वजह से उनको जमानत मिल गई है क्योंकि वो बहुत शदीद मजरूह हो गए हैं, जख्मी हो गए हैं। तो यहाँ जेलें पाकिस्तान में, अभी पिछले दिनों मलिर जेल की आपने हालत नहीं देखी कि जलजला आया तो कैदियों को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा कि हम तो अंदर ही मर जाएंगे। उन्होंने दरवाजा बजाना शुरू कर दिया, दरवाजा टूट गया, 300-400-200 कैदी भाग गए। तो यहाँ दीवारों की सूरत हाल ऐसी हो कि वो कैदियों के हिलाने से गिर जाएं और कैदी हम्म। भाग जाएं। तो आप क्या समझती हैं कि यहाँ पे कोई खान साहब किसी ऐसी जगह पे रखे होंगे कि जहाँ पे कोई जो है वो बड़ा ही खूबसूरत माहौल होगा, मंजर होगा? बिल्कुल ये सही।
गंदे से जेल है, उसमें थोड़ा बेहतर कमरा होगा खान साहब को, बस अच्छा और क्या। फवाद साहब, तहरीक हमें का बात क्या? हमदर्दी है। हाँ, तहरीक का क्या होगा? जो तहरीक चलानी है, बाहर बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं हम तहरीक चलाएंगे। अलीमा खान साहिबा, अलीमीन गंडापुर, और फिर 5 अगस्त शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि 5 अगस्त की तारीख भी गुजर जाएगी, तहरीक चलाने वालों में इतना दमखम ही नहीं है कि वो तहरीक को लीड कर सकें। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, तहरीक चलाने के लिए इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लवाजमात होते हैं। तहरीक ऐसे नहीं चल जाया करती। मैंने कल रात ही जब ये आपके प्रोड्यूसर ने मुझे भेजे ना, नुकात भेजे कि किस चीज के ऊपर आपने बात करनी है, हम्म। तो मैंने पेशावर में हमारे जो ब्यूरो चीफ है, मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा मालूमात कम से कम होनी चाहिए फर्स्ट हैंड ग्राउंड पर कि आखिर जो अलीमीन गंडापुर साहब की एपीसी थी, उसके पीछे क्या बैकग्राउंडर था, तहरीक की क्या सूरत हाल है। क्योंकि तहरीक फिल हकीकत चलनी केपी कैसे है, इस्लामाबाद के ऊपर हमले को हम तहरीक कहते हैं ना, जिस तरह से 26 नवंबर को किया गया, जिस तरह से उससे पहले लेकिन तहरीक इंसाफ हमारे 3-4 को। इंफॉर्मेशन के मुताबिक तहरीक चल रही है, वो शुरू हो गई हुई है तहरीक। आप हमें ये बताया गया था वैसे कि तहरीक से। नाम है ना तहरीक इंसाफ, तो जब तहरीक हाँ। इंसाफ है तो वो खुद तहरुक में ही होती है, इस तहरुक को ही वो तहरीक कहते हैं। लेकिन पेशावर से लेके कराची तक, कराची में इस वक्त मैं खुद मौजूद हूँ, लाहौर में 3-4 दिन पहले मौजूद था, पेशावर मैंने फोन पे बात की। बाकी बलूचिस्तान अब रह गया, हो सकता है वहां पे बहुत बड़ी तहरीक चल रही हो क्वेटा के अंदर, वहां मैंने मालूमात नहीं की। तो यहाँ तो किसी ने कहा कि सिंगल कॉर्नर मीटिंग तो दूर की बात है, कोई सिंगल मीटिंग हो जाए कि हमने चलानी कैसे है, कोई बैनर लगाने हैं, कोई हैंडबिल देना। देखिए बुनियादी तौर पर ना, पाकिस्तान में हमने भी बहुत सारे सियासी जो है उतार चढ़ाव अपनी आंखों से देखे, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई तहरीक इस तरह से चली हो कि आप घर पे बैठे और एक सुबह आंख खोलें और तहरीक बाहर सड़कों पर आ जाए। ऐसे तो बारिश भी नहीं होती, उसमें भी माहौल बनता है, पहले बादल आते हैं, हब्स होता है, हवा रुकती है, और उसके बाद बारिश होती है। बारिश के भी पूरे एक आसार होते हैं कि जिसके बाद हम कहते हैं कि बारिश जो है वो शायद लेकिन बस अभी फवाद हुई साहब, कि अब कब। तहरीक इंसाफ का भी तो सुन लेना। वो कहते हैं जी हमारी तहरीक कैसे चलेगी, हमारी पार्टी के आधे लीडरों के ऊपर केस है, वो अपनी पेशियां भुगत रहे हैं। जब वर्कर बाहर निकलते हैं उनकी गिरफ्तारियां होती है, मार पड़ती है उनको। फिर उसके बाद वो कहते हैं जी हमारे जो लीडर हैं वो जेल के अंदर हैं, तो वो कहते हैं जी हम तहरीक कैसे चलाएं। तहरीक चलाने के लिए अगर कोई मौसम या जो प्लेटफॉर्म होता है ना, वो इससे बेहतर नहीं होता है कि जब आपके ऊपर जबर का एक माहौल हो, बकौल हम्म। आपके। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि लोगों के पेट भरे हुए हाँ, हों, हाँ। उनको जो है वो ठंडी हवा के अंदर बिठाया और वो तहरीक के लिए निकले। तहरीक के लिए लोग निकलते ही जब हैं कि जब माहौल के अंदर जबर हो, एक एक वैक्यूम जिस तरह से खुलता है ना, तो उसके बाद फिर एक तहरीक बर्पा होती है। तो तहरीक के लिए तो मौजूद सूरत हाल है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलाना चाहे, लेकिन उसके लिए कुर्बानी होती है। कुर्बानी सबसे पहले क़यादत को देनी पड़ती है, फिर उनको जो है वो पहाड़ों के रास्ते, मुनाल वाले रास्ते जो है वो पता नहीं 30-35 अजला क्रॉस करते हुए वापस नहीं पहुंचना होता। अगर क़यादत ये तैयार जहन में तहैया कर ले कि उसने ये करना है। आपको याद होगा कि खान साहब कुछ भी कह लें आप, उनके उसके ऊपर तनकीद कर लें, हम्म। लेकिन जब खान साहब ने तहरीक चलाई तो फिर उन्होंने कंटेनर के ऊपर सोकर भी दिखाया। तो फिर तहरीक चली भी, लोग आए भी, जलसे भी हुए। फिर आपने जो है वो एक तवील कई महीने तक का एक धरना दिया, तो उसमें आपने अपना अपना किरदार ये साबित किया कि क़यादत वहां मौजूद होती थी कंटेनर के ऊपर, तो फिर उसके गिर्द लोग जमा होते थे। तो सबसे पहले तो क़यादत जो है उसको अपना कैरेक्टर दिखाना पड़ता है, और वो कैरेक्टर यही होता है कि वो खुद इस बात की गवाही दे, उनका कैरेक्टर, कि वो किसी तहरीक के लिए तैयार है। जब वो तहरीक के लिए खुद तैयार नहीं है तो फिर आप तवक्का ये करें कि कारकुन खुद निकल आएगा, ऐसे नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तहरीक चलाने के लिए एक मौका और मौजू मौजूद है अपने कायद की रिहाई के लिए। अगर जिस जबर को, जिस माहौल को वो कहते हैं कि जबर है हमारे साथ, उस माहौल के अंदर जो है वो एक तब्दीली लाने के लिए उनके पास एक मौका जरूर है कि वो इस सारी तहरीक को बर्पा कर सकें। लेकिन आप ये कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक चला लेगी, ये फिल हकीकत अमली तौर पर मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई तहरीक चला पाएगी, क्योंकि उसके लिए एक माहौल के बाद एक थोड़ा सा आगे बढ़ के किक स्टार्ट भी चाहिए होता है। ऐसी कोई सूरत हाल फिलहाल नजर नहीं आ रही। ठीक है, ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। और उनके बेटों के आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक आपने बात की कि आए, उनका हक है कि वो अपने वालिद के लिए तहरीक चलाएं। लेकिन अभी पहले कुछ दिन पहले जब ये खबर भी आई थी तो हम बहुत सारे लोगों से ये मैंने सवाल किया, उन सबका ये जवाब था कि तहरीक तो वो तब चला सकेंगे जब वो पाकिस्तानी नेशनल होंगे। नहीं नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आए, आके जरा देखें सही ना पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल क्या है। देखिए, खान साहब के बेटों के आ जाने से क्या वो कोई तंजीमी आदमी है? क्या उनको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में
मतलब ऐसे नहीं होता कि कोई एक बंदा पैराट्रूपर हो, एक छतरी से उतरे या पैराशूट से उतरे और उसके बाद आकर वो तहरीक का सबब बन जाए। ऐसे नहीं होता। खान साहब की बहनें भी यहाँ मौजूद हैं, खान साहब के हम्म। और भी रिश्तेदार यहाँ मौजूद हैं। अगर रिश्तेदारों के आने से तहरीक चल रही होती तो वो चला चुके होते। अब खान साहब के बच्चों के आने से अगर तहरीक चल सकती है तो सौ बिस्मिल्लाह। हाँ, ये जरूर है कि नून लीग खुद ही जो है वो एक माहौल बनाकर बैठी हुई है कि खान साहब के बच्चे आ जाएं। सबसे बेहतर तो पीपल्स पार्टी जिसने कहा कि जी हम बच्चों के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे। हम्म। नून लीग तो माहौल एक बनाकर बैठी हुई है कि जी खान साहब के बच्चे आएंगे तो उसको गिरफ्तार कर लेंगे, उनको तहरीक नहीं चलाने देंगे, वो मुल्क के नेशनल होने चाहिए। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो आ भी जाएंगे तो क्या तहरीक चला लेंगे? कैसे चल जाएगी तहरीक? तो हम्म। तहरीक कोई एयरपोर्ट के ऊपर 4 लोगों के आने का नाम है क्या? तहरीक ऐसे नहीं चलती। तहरीक का मतलब ये होता है कि एक आहिस्ता आहिस्ता एक मोमेंटम बनता है, लोग बाहर निकलना शुरू होते हैं, एहतजाज की जानिब जाते हैं। एहतजाज के बाद मजीद जो है वो मामला सख्त होते हैं, अल्टीमेटम्स आते हैं। उन अल्टीमेटम्स के ऊपर अमल होने ना होने की सूरत में एक तवील धरना होता है, या धरने के अलावा कोई घेराव होता है, कोई कोई इस तरह की सूरत हाल होती है। तहरीक इसका नाम नहीं होता कि 26 नवंबर को आप तशरीफ लाएं डी चौक के ऊपर, पिटाई खा के वापस चले जाएं। और वो पिटाई नहीं थी, वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। आप एक चीज और नोट कर लीजिए। गुज़िश्ता रात ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो भी मामला डी चौक के ऊपर हुए, हम्म। वो एक ऐसा पैगाम था कि जिसके बाद से लेके आज 8-9 महीने हो चुके हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की तहरीक कहीं नजर नहीं आई कि उन्होंने कोई हम्म। ठीक है, फवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। कनेक्शन का इशू है, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अब बात करेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले से। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जी जारी 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच गुज़िश्ता रोज़ मीरपुर में खेला गया जी, जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 74 रन से शिकस्त दे दी। अलबत्ता बांग्लादेश को सीरीज़ में पहले ही फैसला कुन बढ़तरी हासिल थी। हम पहले 2 मैचेस हार चुके थे, लेकिन तीसरे मैच में जी पाकिस्तान ने भरपूर कहले कमबैक करते हुए इज्जत बचा ली। खेलते हुए मुकर्रा 20 ओवर्स में 7 विकेट्स के लॉस के ऊपर पाकिस्तान ने 178 रन बनाए, जबकि पाकिस्तान के जो टारगेट को चेस करते हुए बांग्लादेश की पूरी टीम जो है 104 रन बनाकर आउट हो गई। दूसरी जानिब जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि हमने इस पर बात भी की थी, ढाका में चेयरमैन पीसीबी और सदर एसीसी मोहसिन नकवी की जो ज़ेर सदारत है एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें तमाम जो 25 रुकन ममालिक थे उन्होंने शिरकत की। इजलास में एशिया कप 2025 के निकात पे बात हुई। अलबत्ता इंडिया एज यूजुअल अपनी हडहरमी पे कायम रहा, कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। अलबत्ता पाकिस्तान की जानिब से तो रिप्रेजेंटेशन थी, लेकिन भारत की नुमाइंदगी राजीव शुक्ला ने ऑनलाइन की थी और एशिया कप शेड्यूल पर इत्तफाक नहीं हुआ। मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि सियासत को खेल से दूर रखने पर सब मुत्तफिक है और बीसीसीआई से बात जारी है। अलबत्ता पेशरफ जो भी होगी उस हवाले से बताया जाएगा। इजलास में 5 से 21 सितंबर तक जी दुबई और अबू धाबी एशिया कप कराने की तजवीज़ पेश की गई है, और इससे कबल दुबई में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई के दरमियान जो ट्राई सीरीज़ है उसका भी इम्कान है। इजलास में जी 2025-2026 के कैलेंडर, बजट, एशिया गेम्स सब चीज़ों पे जो कहले बातचीत हुई है, इस पर हम तज्जिया लेंगे। और साथ साथ जी आईसीसी की T20 की जो जारी करदा लिस्ट है, रैंकिंग लिस्ट, उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तनज़्ज़ुली हुई है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त शाकिर अब्बासी मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने सुबह हमें वक्त दिया। कल का मैच आखिरी जो के लिए T20 मैच था, 2 के बांग्लादेश सीरीज़ तो जीत गया, लेकिन पाकिस्तान ने शायद 2 दिन के हमारे तज्जिए, हमारी जो मायूसी थी इसको दिल पे लिया, इज्जत रख ली, आखिरी मैच जीत गए। और देखिए वाइट वॉइस से बच गई, ये बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए, लेकिन कोई इतने कोई फेवरेबल रिजल्ट हमारे लिए नहीं है। पाकिस्तान हमेशा बांग्लादेश से जब खेल रहा होता है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम 3-0 जीतेंगे, कम अज कम सीरीज की तो शिकस्त हम कभी भी जहन में रखते। पहले जो पिछले टूर में जब बांग्लादेश पाकिस्तान आया तो हमने यहाँ उन्हें 3-0 करके भेजा था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में आपके पिछले शो में बात की थी कि पाकिस्तान क्योंकि इस वक्त एक ऐसे फेज में है जहाँ अपनी टीम को रीबिल्ड कर रहा है। जब ट्रांजिशन फेज चल रहा होता है तो हम ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और फिर
बांग्लादेश की टीम अपने ही मुल्क में और खास करके हम्म। इस मीरपुर के स्टेडियम में, तो वो बिल्कुल जो है वो खतरनाक टीम होती है। उसने ऑस्ट्रेलिया को हराया, यहाँ न्यूजीलैंड को, इंग्लैंड को, तो थोड़ा सा एक्सपेक्ट हम करते हैं कि एक आध मैच हम हार जाएंगे, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन किसी की नहीं थी कि पाकिस्तान सीरीज हार जाएगा। लेकिन जिस तरह से तीसरे मैच में कम बैक किया, मैंने पिछले शो में भी आपके बात की थी कि ये जो बंच ऑफ प्लेयर है इनको हमें सपोर्ट करना है। ये टैलेंटेड लोग हैं, इससे बेहतर टीम इस वक्त हम नहीं बना सकते जो हमारा फ्यूचर प्लान है, लेकिन मैच डे के लिए और कंडीशन वाइज हमें जो प्लेइंग 11 बनानी है उस पर हमें बात करनी होगी। और मैंने पिछले शो में बड़ा जोर दे के कहा था कि हमें साहबजादा फरहान को, जो इस वक्त बेस्ट फॉर्म में है, साहबजादा फरमान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड ओवर जितने भी डोमेस्टिक इंटरनेशनल T20 इस साल में हुए हैं, वो 1200 तकरीबन 1192 रन स्कोर कर चुके हैं, और इस वक्त पूरी दुनिया में इस साल में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले बल्लेबाज हैं T20 में। और उन स्कोर्स में तकरीबन 72 छक्के मारे हुए एक बंदे ने। उस बंदे को आप अगर बाहर बिठाएंगे, उस प्लेयर को जो पोटेंशियल भी है, इन फॉर्म भी है, जिसके साथ हमारा कम्बिनेशन भी अच्छा बन रहा है, जब उसको बाहर बिठाएंगे तो यकीनन रिजल्ट वही आएंगे जो पहले 2 मैचेस में है। लेकिन उसने वापस आकर उन्हीं विकेट्स पर जो पाकिस्तानी बाकी बैटर्स के लिए एक अनप्लेएबल कंडीशन बनी हुई थी, उसने पहले ओवर से ही आकर जो है वो चार्ज करना शुरू किया, और वो पाकिस्तान को वो हौसला दिया, एक ऐसा स्टार्ट और ऐसा स्ट्रेंथ जो है वो दिया पाकिस्तान को, जिससे पाकिस्तान अब ये जो 180 179 का टारगेट दे सका। और आपने एक और बात नोट की होगी कि पिछले 2 मैचेस में साइम भी नहीं परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन साहबजादा फरहान के दूसरे एंड पर आने से, एक पुरएतमाद बैटिंग करने से साइम की बैटिंग में भी निखार आया। उन्होंने भी बेहतर, कल उनका 20-22 रन का जो कमी था, बड़ा उनका अच्छा, वापस लेकिन आना बड़ा शाकिर जरूरी अब था आप फॉर्म में, बात क्योंकि करें, शाकिर अभी आप बात करें कि साहबजादा फरहान, ठीक है, आई अग्री कि आपने पहले मैच में बात की थी, बट आई रियली वांट कि जाहिर है ये चीज़ें आप और मैं स्टूडियोज़ में बैठ के तो बात कर रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिनको राइट टाइम पे राइट मैन को फील्ड में उतारना होता है। अगर ये डिसीजंस वो लोग नहीं ले रहे टाइमली, देखें अगर पहले 2 मैचेस में एज यू सेट के उनको यूटिलाइज किया जाता, आम तो रिजल्ट शायद मुख्तलिफ हो सकते थे। तो हम ये चीज़ सोच रहे हैं, तो मैनेजमेंट जो वहाँ पे लोग हैं वो ये चीज़ क्यों कंसिडर नहीं करे कि एक शख्स अगर फॉर्म में है तो उसको हमें राइट टाइम पे यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। देखिए, फखर की मौजूदगी में एक फैसला करना मुश्किल हो जाता है। देखिए ना, फखर ऑल सीजन प्लेयर है, बहुत अरसे से पाकिस्तान का टीम का इंटीग्रल पार्ट है, और उसको रिप्लेस करना एक बड़ा मुश्किल फैसला होता है। दूसरी तरफ हम साइम की बात करते हैं। साइम ने जो मॉडर्न डे क्रिकेट में हमें जो एक नई राह दिखाई है, मैं समझता हूँ उसमें साइम का भी रोल है। उसकी एग्रेशन, उस लड़के में जो टैलेंट है, और फिर वो एक इंजरी से कम बैक कर रहा है। तो ऐसे सूरत हाल में, क्योंकि पहले भी कह चुका हूँ कि ये सीरीज हमारे लिए इतनी वो इम्पोर्टेंट उसलिए नहीं है कि हम फ्यूचर की सबबंदी कर रहे हैं सीरीज के जरिए। हम अपने एशिया कप जो 2 माह बाद होना है, फिर 6 माह बाद वर्ल्ड कप होना है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो फिर थोड़ा सा एतमाद देना पड़ता है, हमें इन तीनों को ही रोटेट करना है। लेकिन मुश्किल फैसला होता है टीम मैनेजमेंट के लिए। आपको पता है कैप्टन भी नए हैं, लेकिन मुश्किल फैसले तो लेने पड़ते हैं एट द एंड ऑफ द डे। हम जब क्रिकेट में एक टीम को बेहतर कर रहे हैं या रीवैम्प कर रहे हैं या दोबारा से एक स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, तो फिर मुश्किल डिसीजन तो कहीं ना कहीं शाकिर लेने ही पड़ेंगे ना। जी बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि हमें मुश्किल डिसीजन भी लेने हैं, और अब इन डिसीजन को राइट जगह पे लेना है। डिसीजन लेना और उसकी जो राइट प्लेस पे डिसीजन लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिसीजन नहीं, उनकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि मैं इस डिसीजन को इसलिए उनकी बैक करता हूँ, मैं उसको ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करता, कि हमारी मैनेजमेंट के पास ओपनर के लिए यही 3 अब ऑप्शन बचे हैं, साइम, फखर और साहबजादा। तो इनको ही रोटेट करना है, इसी रोटेट पॉलिसी पे चलना है। कोई अगर आउट ऑफ फॉर्म है तो दूसरे को लाना है। लेकिन जिस तरह की फॉर्म साहबजादा फरहान की लगी हुई है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इस साल में पूरी दुनिया के प्लेयर, मतलब सैकड़ों प्लेयर T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, उन सब में स्कोर वाइज 4 सेंचुरीज हैं इसकी, छक्के ज्यादा हैं, स्कोर सबसे ज्यादा है। तो ऐसे प्लेयर को बाहर बिठाना बड़ा मुश्किल फैसला था। मेरा ख्याल है जो टीम मैनेजमेंट है और खास करके जो हमारे नए कोच है माइक, वो भी इस हवाले से जरूर उन्होंने इस गलती का इदराक किया होगा, फिर उन्होंने उसको सुधारा अपने तीसरे मैच में। और मैं समझता हूँ कि अब जरूरत इस अमर की है कि साहबजादा को आगे जो आने वाली सीरीज है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, एशिया कप से पहले एक ट्राई नेशन सीरीज होनी है, इस सारे में अब उसको आपको कैरी करना पड़ेगा। आपके लिए आपको फखर वन डाउन भी खेल सकता है। फखर को जो है वो
किसी भी बड़े मैच को फखर का इशू ये है कि उसने हमेशा आम सीरीज में परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जब भी कोई बड़ा मैच होता है, जब भी बड़ा टूर्नामेंट होता है, फखर ने वहां अपने कैरेक्टर दिखाया है। और वो उसको जो है वो आपको ठीक है। कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन साहबजादा को या तो आप खिलाएंगे तो ओपनर खिलाएंगे। माजी में हमने देखा है कि इसको 7वें नंबर पे भी खिलाया जाता रहा है। तो इस साहबजादा को अगर आपने खिलाना है तो ये ओपनर खिलाना है। इस ठीक है। सीरीज में मैं इस एक और तारीफ करूंगा मैं टीम मैनेजमेंट की, जहां आप तनकीद कर रही हैं कि उनको जायज मैं फैसले लेने तनकीद नहीं चाहिए थे। मैं करी, उनकी मैं तारीफ सवाल इसलिए कर रही करूंगा हूँ। कि उन्होंने साहबजादा को टीम में खिलाने के लिए ये नहीं किया कि उसको चौथे नंबर पे खिला लें, 5वें। उन्होंने कहा खिलाएंगे जब उसके अपने राइट प्लेस जो हाँ। ओपनिंग है उधर ही खिलाएंगे, वरना नहीं खिलाएंगे। और ये अच्छा फैसला है उसका, क्योंकि ओपनर इज अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड। हाँ। मिडिल ऑर्डर में खेलना या लोअर ऑर्डर में खेलना वो डिफरेंट चीज है। जिस लड़के ने सारी क्रिकेट ही ओपनर खेली है, जिसकी सारी परफॉर्मेंस ही एज अ ओपनर है, फिर उसको जब आप मौका भी देते हैं तब वो परफॉर्म भी कर जाता है। तो ये एक अच्छा फैसला था कि उसको सिर्फ खानापुरी के लिए टीम में रखने के बजाय उसके नंबर का इंतजार किया गया और वहीं पे उसकी प्लेसमेंट की गई। सो सीरीज से कुछ बहुत ज्यादा अच्छी खबर हमारे लिए नहीं है कि हम बांग्लादेश से सीरीज आ रहे हैं, लेकिन चलो वाइट वाइज से बच गए, टीम वापस जो है वो चले दिल की तसल्ली के लिए, दिल की तसल्ली के लिए व्हाइट वॉश से बच गए। चले ये आपकी बात मैं मान लेती हूँ। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये एशिया कप जिसके ऊपर कल इजलास हुआ, मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा स्टैंड, उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करें कि बीसीसीआई से बात करें, लेकिन ऑनलाइन चूंकि राजीव शुक्ला ने पार्टिसिपेशन की, रिप्रेजेंटेशन की, क्या लग रहा है जी? और 5 से 31 सितंबर तक कहा जा रहा है, लेकिन अब ये स्केड्यूल आएगा तो प्रॉपर्ली पता लगेगा किस करवट बैठेगा ये ऊंट एशिया कप का। मेरा ख्याल है वो जो एक हवा सा बना हुआ था ना इंडिया का, आगे इंडिया इज अ माइटी बोर्ड, और दुनिया में अब वो ज़ाहिर है उनके उनका जो नुमाइंदा है वो आईसीसी को भी हेड कर रहा है। उस सूरत में वो कह रहे थे कि एशिया तो उनके बिल्कुल पंजे में है, लेकिन जिस तरह कल हुआ कि मोहसिन नकवी क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल को हेड भी करते हैं, फिर बांग्लादेश की आजकल इंडिया से हालात भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है, उस सारी सूरत हाल में इंडिया वालों को ना चाहते हुए भी उस मीटिंग को अटेंड करना पड़ा और राजीव शुक्ला को उन्होंने ऑनलाइन जो है बुलाया। और सबसे अच्छी और कामयाबी इस इजलास की यह है कि एक पाकिस्तानी उसको हेड कर रहा था और 25 के 25 जो ममालिक हैं इंक्लूडिंग इंडिया, वो कि इंडिया मुश्किल से ही आया लेकिन आ गया, उसके पास और ऑप्शन कोई नहीं बचा था। वो शायद ये इस इंतजार में था कि शायद 1-2 बोर्ड और अगर कहीं उसके साइड लेते हुए ना आए तो वो उनके लिए होगा, लेकिन उसने जब देखा कि सारे आ रहे हैं फिर उन्हें भी आना पड़ा। और ये इसे हम एक कामयाब हिकमत अमली कहूँगा मोहसिन नकवी की, कि उन्होंने एक अच्छा इजलास को कंडक्ट भी किया। और पॉजिटिविटी उसमें ये आई है कि एशिया कप के हवाले से जो थोड़ा सा तजब्जुब था, थोड़ी सी जो है वो अनसर्टेनिटी थी, वो अब मुझे लगता है ख़त्म होती जा रही है। और इस मीटिंग के अंदर हतमी फैसला जो आपने डेट्स बताई हैं वो हो गई हैं, सिर्फ फॉर्मल अनाउंसमेंट रहती है। तो पाकिस्तान के लिए, एशिया के लिए, क्योंकि कल जो मोहसिन नकवी ने इजलास के बाद बात की तो उन्होंने यही कहा कि हम क्रिकेट को कम अज़ कम इन सियासत से, इन जंगों से, इन इख्तलाफात से दूर करके इस खेल को प्रमोट करने के लिए हम सब एक हैं। आई होप कि इस इजलास के बाद कुछ तेवर जो है वो बदले जो इंडिया के थे वो भी अब बेहतर हो जाएंगे और वो फोकस करेगा कि उसने जो मेज़बानी करनी है अबू धाबी और दुबई में एशियन कप की, उसके हवाले से अब तैयारियां करेगा। लेकिन आउटकम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अच्छी है। इस एशियन जो मीटिंग हुई है उसमें कि पाकिस्तान की सरबराही में हो रही थी, कोई ज्यादा उसमें कोई ड्रामा नहीं निकला, कोई उसमें कोई नेगेटिविटी हमें नहीं नजर आई। कमांड एंड कंट्रोल मोहसिन नकवी की एशियन एज अ प्रेसिडेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल नजर आई और उन्होंने वो डिजायर रिजल्ट इस इजलास से हासिल किए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक हो गया। तो शाकिर, अभी ये जो आईसीसी की T20 क्रिकेट की रैंकिंग आई है, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की तनज़्ज़ुली हुई है। ट्रेविस हेड पहले नंबर पे हैं और 13th पे चले गए हैं बाबर, और रिजवान भी 14वीं पोजीशन पर आ गए हैं। जाहिर है बाबर काफी अरसे से परफॉर्म भी नहीं कर रहे और अब क्योंकि अब टीम का T20 टीम का कुछ अरसे से हिस्सा भी नहीं है, तो जब आप कम खेलते हैं, ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाते, आपके पॉइंट्स भी गिरते हैं, तो अब वो ये एक ऑब्वियस बात थी, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। जब आप नहीं खेल रहे होते तो यकीनन आपकी जो रैंकिंग पॉइंट्स हैं वो भी कम होते हैं। और बाबर कुछ अरसे जब वो रिसेंट पास्ट में खेले भी हैं T20 में, वो कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाए थे, तो उनकी रैंकिंग अगर अभी भी टॉप में नजर आती है तो उसकी वजह है कि 1-2 साल से जो उनके पॉइंट्स वो कैरी कर रहे हैं वही उनको जो है वो उस रैंकिंग में ला रहे थे। लेकिन मैं उस रैंकिंग को हमेशा इस रैंकिंग सिस्टम के खिलाफ रहा हूँ कि एक ऐसी रैंकिंग जिसमें आप टॉप टीम भी हैं, टॉप बल्लेबाज भी हैं, लेकिन आपने ना मैचेस जितवाए हैं ना आपके पास कोई टाइटल है, तो ये मेरे नजदीक समझ में नहीं आता। ये बेस्ट प्लेयर वही है जिसने राइट टाइम पे परफॉर्म किया, जो मैच विनर है,
जिसने टाइटल जितवाए हैं ठीक है। इन पॉइंट्स की बुनियाद पर, और कभी कभी की होम सीरीज जिम्बाब्वे के खिलाफ परफॉर्मेंस है या किसी कमजोर टीम के पास परफॉर्मेंस से भी आपकी रैंकिंग ऊपर आ जाती है, तो ये कोई इतना मैटर नहीं करता। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक माइंडसेट लग रहा है कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखनी है इस यंग टैलेंट के साथ, इन लड़कों के साथ जिनको मौका देना है, और 200 प्लस रन का एक टारगेट T20 में लेके चलना है। सही। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे, मैं कल से देख रहा हूँ, जब पाकिस्तान 2 मैचेस में नाकाम हुआ तो एक पूरी ब्रिगेड है सोशल मीडिया पर बाबर आजम के हक में बात करती है, उनको उन्होंने फिर रोला डालना शुरू कर दिया है कि वापस लाएं। मैं समझता हूँ कि दिस इज द राइट टाइम टू सपोर्ट दीज यंग गाइस। चलें, अल्लाह इन करे लड़कों कि ने ये लड़के परफॉर्म आगे करना है। परफॉर्म करें और ये बेहतर तौर पे साबित हो। थैंक यू वेरी मच शाकिर, बहुत शुक्रिया आपका। शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, और क्रिकेट के ऊपर अपना तज्जिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अब आपको लिए चलेंगे अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर, जहां गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़ेरे तमाम ग्राफिक डिज़ाइन और पेंटिंग के तलबा का थीसिस डिस्प्ले हुआ। और इस नुमाइश में नौजवान जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी का जो कह लें मुजाहरा भी किया। पेंटिंग, डिज़ाइन, हर तरह का आइडिया आपको देखने को मिला। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे दानिश मुनीर हमें बता रहे हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, आज एक और थीसिस डिस्प्ले में हम मौजूद हैं। यहाँ पर बच्चों की 4 साल मेहनत के जो समरात हैं उसको समेटने के लिए एक ही छत तले 2 मुख्तलिफ जो है वो शोबाजात के मुख्तलिफ थीसिस जो हैं वो 58 के करीब डिस्प्ले किए गए हैं। इसमें पेंटिंग्स और ग्राफिक्स से के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा की बड़ी खूबसूरत थीसिस डिस्प्ले किए गए। मेरे रकम में भी देखा जा सकता है टॉम एंड जेरी जो है वो बड़ी खूबसूरत तरीके से इसकी टॉम बनाई गई है, जेरी बनाई गई है। बड़ा अच्छा किचन का जो है वो माहौल और जिस तरीके से उनकी शरारतें बड़ी मारूफ़ है उसको बड़े खूबसूरत हसीन इम्तज़ाज के साथ यहाँ पर पेश किया गया है। वो स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ये डिस्प्ले है, उनसे जानते हैं क्या आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से? जी मैं ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या थीम है, जिस तरह ये टॉम एंड जेरी है, दीगर है, आपके जो थीम है वो किसको मद्देनज़र रख के आपने इसको? बेसिकली मेरा जो काम है वो मिलिट्री चाइल्ड एक्सपीरियंस पे है। मेरे पापा आर्मी में थे, तो इस तरह हम लोग डिफरेंट जगहों पे शिफ्ट होते थे। तो एक टाइम के बाद जो शिफ्टिंग प्रोसेस था वो ट्रॉमाटाइजिंग हो गया था। तो जो मेरा बॉन्ड ह्यूमंस के साथ था वो ख़त्म होता जा रहा था और कार्टून के साथ बनता गया। तो मैंने वो डिफरेंट घरों की स्पेसेस को लेके ना कार्टून्स के साथ पेंट किया। कार्टून्स के साथ पेंट किया अपने चाइल्डहुड टाइम को आपने डिस्क्राइब किया है। इसको क्या मैसेज देंगे आप दीगर लोगों के साथ, क्योंकि एक बड़ा ट्रैवलिंग वाला सीन होता है आर्मी चाइल्ड के साथ, कभी स्कूल में नेम चाहे सेम हो लेकिन रोटेशंस के साथ काफ़ी मुश्किल पेश आती है। तो दीगर जो स्टूडेंट्स अभी भी इस मामले में हैं उनको क्या आप एडवाइस करेंगे, किस तरीके से आप इस सारी मुश्किल को ओवरकम कर सकते हैं? बेसिकली आप कम कर सकते हैं अगर आपका बॉन्ड दूसरों के साथ अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन कार्टून्स भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप हमेशा एक आपकी सेफ स्पेस है, तो ये कार्टून्स वैसे भी एक रोल प्ले कर सकते हैं, तो इसलिए जी कार्टून्स भी जो है वो आपकी ज़िंदगी में एक अच्छे हिस्से के तौर पर साबित हो सकते हैं। बड़ी खूबसूरत कलर कम्बिनेशन के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। इससे अगले हिस्से में जाते हैं। अगले हिस्से में भी एक तालिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपके जो है वो थीसिस जो है उसका पर्पस क्या है और क्या आपने डिस्क्राइब किया इसमें? अच्छा, मेरा जो ये सारा मेरा काम है और मेरा बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि ये सारा ह्यूमन नेचर पे बेस्ड है कि कितनी उलझी हुई ह्यूमन नेचर होती है। एक इंसान को आप कितना भी जानने की कोशिश कर लो, अब ये नहीं कह सकते कि मैं इसको पूरी तरह जानता हूँ। तो जो ड्रेपरी के जो कर्व्स और वो फोल्ड्स और सिलवटें वगैरह ना, उस चीज़ को उलझी हुई नेचर दिखाया मैंने। उलझी हुई नेचर को डिस्क्राइब करने की आपने इसमें कोशिश की है। मैसेज क्या देना चाह रहे हैं आप अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए? ये ज़रूरी नहीं कि आप स्टार्ट से लेके एंड तक इंसान सेम ही रहेगा, उसमें बहुत सारी चेंजेस आती है। आपको कभी वो पसंद नहीं आती, कभी आ जाती हैं, तो आपको इंसान को उसी तरह से मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए। जी, एक्सेप्ट करना चाहिए। एक अच्छा मैसेज जो है वो इन्होंने दिया है। अगले स्टूडेंट से बात करते हैं। आप बताइएगा आपकी पेंटिंग्स का क्या जो है वो टास्क है और क्या इसमें आपने शो किया गया? मेरी जो पेंटिंग का टाइटल है, थीम है इसकी जो वो है एब्सेंस ऑफ फादर। मेरे बाबा की डेथ हो गई थी मेरे पैदा होने से पहले,
तो मेरा उनके साथ फिज़िकली कोई कनेक्शन नहीं है। मेरा उनके साथ जो कनेक्शन है वो इमेजिनरी कनेक्शन है या उनके एसेसरीज़ के साथ जो कनेक्शन है। तो मैंने अपनी पेंटिंग्स में अपने बाबा की एसेसरीज़ पेंट की हैं और कुछ मेमोरीज़ पेंट की हैं। ये ज़्यादा इमोशनली आपको हर्ट नहीं करता रहा ये सारी सिचुएशन, जो बाबा की एक फीलिंग है उसको आप मिस करती रही हैं? तो कैसे पॉसिबल है इतनी बड़ी चीज़ को पेंटिंग्स में जो है वो लेके आना? बहुत मुश्किल है इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये आपकी पूरी एक लाइफ जर्नी होती है। आप विदाउट फादर फिगर आप अपनी लाइफ सबके सामने शो कर रहे हो, और अपनी चंद पेंटिंग्स में आप अपनी पूरी मेमोरीज़, पूरी लाइफ जर्नी आप नहीं शो कर सकते। बट मैंने फिर भी ट्राई किया है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग लड़की बनकर मैं अपने बाबा की पूरी मेमोरीज़ जो मेरी उनके साथ चीज़ों के साथ है मैं उसको शो करूँ। एक बहुत बड़ी चीज़ है अपने जज्बात को कंट्रोल रखना और नफ्सियात के सारे मामलात को जब आप बना रही थी इन पेंटिंग्स को, क्या फील थी और आप क्या मिस कर रही थी कि अगर बाबा पास होते, उस चीज़ों को आपने इमेजिन किया इसमें? बहुत ज़्यादा मैं उन्हें हर जगह इमेजिन करती हूँ। जैसे देखें, इस पेंटिंग में मैंने उनका शेडो मैंने इमेजिन किया हुआ है। ये वाली पेंटिंग में मैंने उनको सिर्फ उनका एक शेडो पेंट किया, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हें एक शेडो की तरह उन्हें मैं इमेजिन करती हूँ कि बस एक मेरे बाबा का फिगर है। और बाकी इसमें मैंने अपने बाबा की एक्सेसरीज़ पेंट की हैं, और इसमें मैंने ये हमारे घर का रोड है, और मैं हमेशा से यहाँ, ये मेरा बचपन की मैंने बनाई है, और मैं हमेशा इमेजिन किया करती थी कि शायद मे भी मेरे बाबा यहाँ से गुजरे हों, शायद यहाँ से गुजरे हों, मे भी एक झलक हो। इस पेंटिंग का जो मेरा टाइटल है वो भी है ख्वाहिश की एक झलक। बहुत बड़ी एक अच्छा, और ये पेंटिंग्स भी आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन की है, अपने बचपन को अच्छा डिस्क्राइब किया है और पूरा एक मोहल्ले वाली लुक दी है कि जिस तरीके से। और कभी ऐसी भी पेंटिंग बनाने का प्लान है कि मैं बाबा की उंगली कैसे थामती, उनके साथ कैसे बाज़ार जाती, नेक्स्ट को ऐसा है प्लान? जी मेरा है, इंशाल्लाह इसके बाद मैं आगे सीरीज़ बनाऊंगी, और मैं इस तरह बनाऊंगी कि मैं और कहाँ कहाँ इमेजिन करती हूँ ये सब बनाऊँ। जी, अपने बाबा को मिस करती हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इनको पेंटिंग्स में डिस्क्राइब किया है अपने सारे बचपन को। और ये एक कहानी है, ये एक तस्वीर नहीं है, ये एक बड़ी खूबसूरत कहानी है कि बाबा उनके गुज़र रहे हैं और वो अपने बाबा को देख रहे हैं कि बाबा जो है वो उनके साथ होते तो वो इस तरह की सूरत हाल के साथ वो मौजूद होते। इस जानिब अगर देखा जाए तो बड़े मुख्तलिफ़ रंगों के इम्तजाज से जो है वो यहाँ पे पेंटिंग्स मौजूद हैं। ये तलबा के थीसिस हैं। इससे जो नेक्स्ट गैलरी है उसका भी आपको मुआयना कराएंगे। एक तालबा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या थीम है आपका? इसका टेबल है, खिड़की है, शाही जो इमारत हैं उसके आपने दरीचे बनाए हुए हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईरम है। मेरा टॉपिक है होप, जिसको मैंने लाइट से मतलब शो किया है। वो ये मैंने इसलिए बनाया है कि आज की जो जनरेशन है बहुत जल्दी अपनी होप ख़त्म कर देती है। मतलब वो कोई भी एक्टिविटी करे या कुछ भी एग्ज़ाम्स हो या कोई ज़िंदगी की कोई स्ट्रगल हो तो वो अपनी होप ख़त्म कर देती है। तो मैं उनसे एक मैसेज ये देना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई ना कोई अगर आप किसी भी चीज़ में फ़ेल हो रहे हो तो 1% होप हर जगह रहती है। तो मैंने मतलब लोगों को ना बना के ना आर्किटेक्चर चीज़ यूज़ की है, क्योंकि हम लोग उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। हम कहीं भी जाते हैं वहाँ की इन चीज़ों को मतलब नोटिस नहीं करते, लोगों को देखते हैं कि वो क्या पहन रहे हैं क्या नहीं पहन रहे, इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करते। तो मेरा ज़्यादातर ना इन चीज़ों की तरफ ध्यान होता है। सोशल इज़म की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से जो नाउमीदी फैल रही है उसको इन्होंने इसमें कम करने की कोशिश की है और तलबा को ये मैसेज दे रही हैं कि किसी सूरत भी नाउमीदी की तरफ नहीं जाना चाहिए, अपने ऊपर एतमाद करना चाहिए, सेल्फ जो है वो पावर उसको बढ़ाना चाहिए। टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने तलबा की जो 4 साल ट्रेनिंग की है वो कैसी रही और उसका जो आज बच्चों ने रिज़ल्ट दिया है इस पे आपको क्या फ़ील हो रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। बड़ा अच्छा काम किया जी स्टूडेंट्स ने। हमारे 4 साल का हमारा डिग्री प्रोग्राम होता है BFA ग्राफिक्स का, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़ा उन्होंने टैलेंटेड जो है अपनी एक्सपर्टीज़ जो है वो शो करवाई हैं और वो रेडी हैं मार्केट में काम करने के लिए। हमारा बेसिकली टास्क ये होता है कि जब बच्चे यहाँ से पास आउट करें तो उन्हें मार्केट में जॉब्स या उन्होंने अपना बिज़नेस करना हो तो उसके लिए उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना उनको तैयार करते हैं, उनको स्किल्स सिखाते हैं, उनको कम्युनिकेशन की बेहतर करते हैं ताकि वो जब भी अपना काम बाहर प्रोड्यूस करें तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। सर ये बताइएगा कि आपने बच्चों को 4 साल पढ़ाया है,
अपने टाइम से आज के ये बच्चे किस तरह मुख्तलिफ हैं और आज जो इन्होंने एक बड़ा अच्छा एक गैलरी सजाई है, इसमें थीसिस रखे गए हैं, कैसा देखते हैं? देखें जी, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन पूछा है। हर टाइम के हर वक्त के अपने तकाज़े होते हैं। हमारे टाइम पे टूल्स इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे, यूट्यूब नहीं था इतना ज़्यादा, और इतनी आसानी नहीं थी। अब ये है कि रिसोर्सेज उन लोगों के पास ज़्यादा अवेलेबल हैं, और ऑन द सेम साइड अगर मैं देखूं तो उन रिसोर्सेज के होने की वजह से इनकी जो इंटेलिजेंस है वो भी हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। तो दे आर मोर ट्रेंड, दे आर मोर, इनकी रेडीनेस ज़्यादा है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर इन्होंने काम किया है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से लेके तो ब्रांड अवेयरनेस तक इन्होंने कैंपेन्स जो हैं वो बनाई हैं, और डिफरेंट प्रोजेक्ट जो हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये बड़ा खूबसूरत, जैसे कि तो उस्तादा की जानिब से भी बच्चों को अप्रिशिएट किया जा रहा है। मैं इस तरफ आऊँ तो एक माहौलियात से मुताल्लिक़ एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत वॉल जो है वो डेकोरेट की गई है, जिसमें सारा हमारे माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक़ सारी चीज़ें इस पर बताई गई, किस तरीके से बच्चे इससे अफेक्ट होते हैं, क्या सूरत हाल है बसेस का और ट्रैफिक का, हमारे साथ क्या रवैया होता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल सर, मेरा नाम मुआज़ क़य्यूम है सर, और ये मेरा प्रोजेक्ट है। ये मैंने किया हुआ है स्मोक अवेयरनेस के ऊपर, ठीक है सर। और मेरा जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के साथ कोलैबोरेशन के साथ मैंने ये काम किया है। इसके ऊपर ना मैंने छोटे प्राइमरी के बच्चों के लिए मैंने एक स्टोरी बिल्ड की है, उसका नाम रखा है अहमर एंड द लॉस का। लाइक एक बच्चा है, वो अपने एनवायरनमेंट में खेल रहा है, कूद रहा है, सडनली जो है सब चीज़ें डल होना शुरू हो गई हैं। करैक्टर बनाया है मैंने एक बच्चों को, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करते हैं कि उनको विजुअली समझ आ सकें चीज़ें, कि स्मोक अगर हम बच्चे को एक्सप्लेन करें तो एक करैक्टर की शेप में कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट पोस्टर में मैंने क्या किया है, मैंने बच्चे को मास्क पहनाया है, ताकि हर एज के बच्चों के लिए ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए परहेज़ करना। फिर आगे मैंने उसके बच्चे के समझने के लिए मैंने 2 उसके कॉजेज़ बता दिए हैं, कि जो वो फसलों को आग लगाते हैं उसके साथ जो होते हैं कार्बन कंट्रीब्यूटर्स, और जो है फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, और जो गाड़ियों का जो अनफिल्टर्ड स्मोक निकल रहा है, उसके ऊपर भी मैंने जो है वो काम किया है। और फिर साथ मैंने इसके 2 सॉल्यूशंस बताए हैं कि हमें मोर ग्रीन्स चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ग्रीनरी करनी चाहिए। इंडस्ट्रीज़ हम ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि हमारी ज़िंदगी की ये ज़रूरत है, लेकिन एटलीस्ट हम इंडस्ट्री के स्मोक को फ़िल्टर कर सकते हैं। और इको फ्रेंडली जो ये भी इनिशिएटिव है ग्रीन बसेस का, हम उनको यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक जो है ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। तो वो बच्चा पूरी स्टोरी में समझने के बाद अपने उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करता है, बच्चा खुद अपना पौधा लगाता है, और एट दी एंड दोबारा से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो नीट एंड क्लीन होना शुरू हो जाता है। बड़ा खूबसूरत मैसेज जो है वो इनकी जानिब से दिया गया है, कैसे हमने अपने माहौल को साफ़ करना है, कैसे इसको बेहतरी की तरफ लेके आना है, ग्रीनरी कैसे उगानी, और बतौर ज़िम्मेदार शहरी अपना किरदार कैसे अदा करना है। इसको बड़े खूबसूरत अंदाज में इन पिक्चर्स के ज़रिए जो है वो यहाँ पे शो किया गया है। एक बड़ा मैसेज जो है वो दिया गया है। इसके ऊपर बाकायदा बच्चों के लिए एक बुकलेट भी तैयार कर रखी है। अजी थीसिस के इस हिस्से में लाहौर की शान, लाहौर की पहचान रावी को जो है वो टॉपिक बनाया गया है। रावी किनारे बसते लाहौर का भी जिक्र किया जाता था। इस वक्त रावी की क्या सूरत हाल है उसके मंजर कशी की गई है। एक मछेरे की लाइफ को यहाँ पे लिया गया है और ये ज़ाहिर करने की कोशिश की गई है कि अगर आज वो मछेरा जो गुज़िश्ता कभी मछलियाँ पकड़ता था वो आज आएगा और आज के इस लाहौर को और आज के इस रावी को देखेगा तो वो क्या तसव्वुर करेगा, उसके क्या तख़य्युलात होंगे, और आज की जो सिचुएशन है रावी की उसको इसमें ज़ाहिर किया गया है। मेरे साथ तालबा मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो इतना खूबसूरत हसीन टॉपिक जो है वो आपको कैसे सूझा। क्या रावी से ये मोहब्बत का असर है या उसका जो पानी उसमें कम होता जा रहा है उसकी सूरत हाल को देखते हुए आपने इसको? मैं बचपन से रावी को देखती आ रही हूँ और रावी की कंडीशन जो सी है वो दिन ब दिन बस ख़राब होती जा रही है। लेकिन जब बचपन में थी तब थोड़ी बहुत कश्तियाँ वगैरह चलती थी, लेकिन अब उसकी ऐसी कंडीशन आ गई है कि वो एक तो पानी बिल्कुल सूख गया और दूसरा ये कि वहाँ की आबो हवा इतनी टॉक्सिक है कि वहाँ पे बंदा जो जाता है उसकी हालत ख़राब हो जाती है। हम लोग खुद अपना भी मेरा फ़ोटोग्राफी पे है तो मैं अपना शूट करने भी गई थी और वहाँ पे सिर्फ हम लोग 3 से 4 घंटे रुके थे और वहाँ की हवा इतनी गंदी है, उधर का पानी इतना गंदा है कि आपको वहाँ पे उलझन होती है। वहाँ पे अंकल थे, वो 40-50 साल से वहाँ पे काम कर रहे थे। वो उन्होंने मुझे अपनी पूरी जर्नी बताई थी कि किस तरीके से उन्होंने रावी को अच्छी कंडीशन से बुरी कंडीशन में जाते हुए देखा है, उन्होंने अपनी नज़रों से देखा है। और सेकेंडली ये चीज़ थी कि रावी पे अक्सर लोग खुदकुशियाँ करने आते थे, तो वो स्विमिंग चैम्पियन है, उन्होंने काफ़ी लोगों को बचाया भी है। जो मेरा करैक्टर है वो बेसिकली उन्हीं का है। तो ये कि उन पे काफ़ी रिसर्च हुई थी, उन्होंने अपनी नज़र से रावी को इस हालत में देखा है, तो उनकी आवाज़ में जो दर्द था
वो खुद प्रमोट करते थे कि भाई मैं ये काम बेशक मुफ्त में कर लूँ, कि बस ये अवेयरनेस जाए लोगों तक कि रावी को बचा लो। रावी को बचाने की इसमें आगाही जो है वो दी गई है। मेरे अक़ब में भी देखा जा सकता है नहाने का शॉट, जो कभी नहाया जाता था, इस वक्त पानी की वो कंडीशन तो नहीं है, किस तरीके से लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता था, ये सारी आगाही दी गई है। और यही कहा जा रहा है कि रावी को बचा लिया जाए ताकि यहाँ पर ज़िंदगी मज़ीद बेहतर हो सके, पानी का बहाव अच्छा हो सके और फ़िज़ा जो है वो साजगार हो सके। आगे चलते हैं, एक बहुत खूबसूरत मॉडल मौजूद है, तलबा को आपको दिखाते हैं। अजी मेरे अक़ब में एक बहुत खूबसूरत मॉडल मौजूद है। ये किला दावड़ का जो है वो 3D मॉडल तैयार किया गया है, उसके नक्शे को यहाँ पर रखा गया है। मुकम्मल तौर पे बड़ी खूबसूरत दीवारें, रेगिस्तान का मंज़र जो है वो पेश किया गया है, किस तरह से मेन रोड अंदर जाता है, बड़ी खूबसूरत सा। ये देखिए छोटा सा एंट्रेंस गेट भी इसको ज़ाहिर किया गया है, उसके अंदर की ग्रीनरी, अंदर की सारी सूरत हाल और मेन बिल्डिंग के साथ साथ कैंपिंग एरिया, कार पार्किंग एरिया, ये सारा। और इसके जो मॉडल्स हैं जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में, उसको भी यहाँ पर उसकी दीवारें, उसकी जो तारीख़ी अहमियत है, जिस तरीके से कला इस वक्त वहाँ पे मौजूद है, उसको ज़ाहिर किया गया है। बड़ा खूबसूरत सा ये मॉडल है। इस पर तमाम तर एग्ज़िबिशन में ये एक प्रैक्टिकली तौर पे जो मोनूमेंट्स रखा गया है, ये तालिब इल्म की जानिब से अपने 4 साल की मेहनत का जो है ये यहाँ पे उसकी अक्स बंदी की गई है। इसके अलावा दीगर मॉडल्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, कोई हेल्थ साइंसेस के साथ है, सोशल है, और इसके अलावा दीगर पेंटिंग्स भी मौजूद है। इसी तरह करके जो है वो मुख्तलिफ़ तलबा की जो थीसिस हैं उनको डिस्प्ले किया गया है। तलबा जो है वो आज के डिस्प्ले के साथ साथ जो दीगर मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी हैं जो इस वक्त अमली ज़िंदगी में मौजूद हैं, वो इन्हीं नुमाइश के ज़रिए बच्चों का सिलेक्शन भी करती हैं, उनको जॉब्स भी ऑफ़र की जाती हैं। उसातिज़ा की जानिब से ये बार बार वाज़ेह किया जा रहा था कि जो है वो प्रैक्टिकल काम करवाने से बच्चों की जो छुपी हुई सलाहियतें वो सामने आती हैं और इन्हीं थीसिस के ज़रिए ही वो अपनी अमली ज़िंदगी में चले जाते हैं। ये सिलसिला मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में जारी व सारी है और आज की इस जामिया की जानिब से ये जो डिस्प्ले किया गया है, ये थीसिस डिस्प्ले किया गया है, वो काबिल तहसीन है। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। कल हमने आपको एक टीज़र दिया था कि आप मुख्तलिफ बीमारियों से होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला की प्रोडक्ट से कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, क्योंकि कल डॉक्टर सहर चावला हमारे पास आई थी और उन्होंने कल हमें डायबिटीज़ पैकेज जो है अपना इंट्रोड्यूस करवाया था और उस पैकेज के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी उन लोगों के लिए जिनको डायबिटीज़ हो गई है या वो प्री डायबिटिक है, किस तरह से वो अपनी लाइफ को उन प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करके बेहतर बना सकते हैं। और आज एक बार फिर डॉक्टर सहर चावला हमें ज्वाइन कर रही हैं, जो कि हम सब जानते हैं कि एक बहुत ज़बरदस्त न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, लेकिन इनके जो होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला के प्रोडक्ट्स हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग भी हैं और बहुत जो कह लें हर्बल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल है। और बहुत सारी ख़वातीन को PCOS का इशू होता है और ये PCOS होते क्या है और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं इन द लॉन्गर रन आपकी बॉडी के अंदर, आपकी हेल्थ के ऊपर क्या होते हैं। बहुत सारे लोगों को बांझपन, फिर आपकी जो कि यूट्रस रिलेटेड इश्यूज होते हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज इससे ओरिजिनेट होते हैं। इनको कैसे क्योर किया जा सकता है डॉक्टर साहर की प्रोडक्ट्स के थ्रू आज ये हमें अपने पैकेज से इंट्रोड्यूस भी कराएंगी, PCOS के हवाले से भी बताएंगी और हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अर्मिला, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। कल का रिस्पॉन्स बड़ा ज़बरदस्त रहा क्योंकि हमने जो डायबिटिक लोगों के लिए पैकेज किया था, बिकॉज बहुत सारे लोग डायबिटीज़ रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस नहीं कर पाते हैं और फिर मेडिकेशन के ऊपर होते हैं। आई एम ग्लैड कि इस तरह की प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। आज हम PCOS पे बात कर रहे हैं, सो ज़रा हमें कॉन्वर्सेशन का आगाज़ करके PCOS पे बताएं और फिर आपकी प्रोडक्ट्स के हवाले से भी। PCOS पॉली यानी बहुत ज़्यादा, सिस्टिक यानी रसौलियाँ, ओवरियन यानी ओवरी में जो हमारा औरतों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सिंड्रोम हमेशा कहते हैं ग्रुप ऑफ डिजीजेस को। एक काफ़ी सारे सिम्टम्स और काफ़ी सारे छोटे छोटे डिजीजेस मिला के जो एक क्लस्टर बनाते हैं उसको सिंड्रोम का नाम दिया जाता है।
पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है आपके पास इन द लॉन्गर रन औरत की जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है और शुरू भी उसी के प्रॉब्लम के लिए होता है वो औरत की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है, फर्टिलिटी है। जितनी भी बच्चियाँ, जितनी भी खवातीन PCOS का शिकार हैं, देयर इज़ अ हाई इंसिडेंस, ऑलमोस्ट 90% इंसिडेंस के अगर अभी आपकी शादी नहीं है तो आप कंसीव नहीं कर पाएंगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस दिस एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द कॉज। मैंने कल जब अपनी डायबिटीज़ पैकेज की बात की थी उसमें भी मैंने बताया था कि मैं रूट कॉज को ट्रीट करती हूँ, PCOS में भी मैं रूट कॉज को ट्रीट करती हूँ। PCOS में मैं आपको बताऊँ, अब हम रूट कॉज की बात करते हैं। PCOS और डायबिटीज़ का वन ऑफ द रूट कॉज मिलता है। डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है, PCOS की और भी वजूहात हैं, एक वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है। यही वजह है अर्मला की जो मेरी वेबसाइट है www.holisticwisdombysaharchavla.com, उस पर जो PCOS पैकेज में कुछ प्रोडक्ट्स हैं 3 और 4 वही हैं जो डायबिटीज़ में हैं, बाकी डिफरेंट है और कुछ चीज़ें आपने अलग से भी लेनी है। ये सारा PCOS का इलाज मैंने अपने सामने रखा हुआ है जो मैं आपको बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आपने रिवर्स करनी है तो डायबिटीज़ पैकेज में जो सेब का सिरका था, जो करेला पाउडर था, जो स्वांजना पाउडर था और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स करने वाली जो टी थी, इन पे मैं अलग से दोबारा बात नहीं करूंगी, मैं नई चीज़ों पे बात करूंगी। ये इसमें भी इंक्लूडेड है। जिन लोगों ने कल का सेगमेंट मिस किया है वो सेब का सिरका, करेला, स्वांजना और ये जो डायफिक्स टी है इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स करने वाली, इसका तरीका कल के सेगमेंट से देख सकते हैं। बाकी चीज़ों की मैं बात करूंगी। अच्छा, दूसरी वजह आपके पास ये हो सकती है, औरतों में और मर्दों में दोनों में, हम लोगों में मेल हार्मोन भी होता है, फीमेल हार्मोन भी होता है। PCOS में औरतों के पास मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो जाता है। तो अगर मैंने इस बीमारी को ट्रीट करना है, मेरा गोल क्या होना चाहिए, मैं उस मेल हार्मोन को नीचे लेके आऊं और जो मेरा औरत का अच्छे वाला एस्ट्रोजन हार्मोन है, एस्ट्रोजन भी अच्छा जिस्म में 2 तरह का होता है, एक फाइटो अच्छे वाला होता है, जीनो बुरे वाला होता है, टॉक्सिक। जिन बच्चियों में, जिन लड़कियों और औरतों में जीनो टॉक्सिक वाला एस्ट्रोजन ज्यादा होता है वो कंसीव नहीं कर सकती। मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं PCOS के ट्रीटमेंट के लिए, ये आपके जिस्म में अच्छे वाला फाइटोएस्ट्रोजन भी बढ़ाते हैं और जीनो टॉक्सिक वाला एस्ट्रोजन निकालते भी हैं और ये 100% ऑर्गेनिक है, पाकिस्तान की सारी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब बच्चियों को पता कैसे लगेगा उनको PCOS है, उसके बाद मैं ट्रीटमेंट पे आऊंगी। अल्ट्रासाउंड तो आपके पास एक बड़ा ही कॉमन वो इन्वेस्टिगेशन है ना, अक्सर ये जो आपके पास फॉलिकल्स होते हैं ना, रसौलियां, अर्मिला, ये अल्ट्रासाउंड में पता नहीं लगते हैं, तो आप कैसे पता कर सकते हैं सिम्टम्स? मोटापा तो हो रहा है, प्री डायबिटीज़ वाले सिम्टम्स तो हैं। फेशियल हेयर, एक्नी, फेशियल हेयर और एक्नी बच्चियों लड़कियों को तब होती है जब उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन के लेवल्स आपके पास ज्यादा होते हैं। मूड स्विंग्स, इंसोम्निया और सर का गंजापन। क्यों? जब स्कैल्प में टेस्टोस्टेरोन, एक खास तरह का टेस्टोस्टेरोन अर्मला डाइहाइड्रो DHT ज्यादा होता है, ये वैसे भी गंजपन की वजह, इंशाल्लाह जब मेरे ऑयल्स और शैम्पूज पे बात करेंगे उसमें मैं बताऊंगी। जब ये DHT ज्यादा होता है ना, गंजपन शुरू हो जाता है लड़की में। और अदर देन दैट बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पीरियड्स टाइम पर नहीं आते, पीरियड्स मिस होते हैं। कुछ इसमें मेरे जो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो इस्तेमाल करके जो लड़कियां कंसीव करना चाहती हैं, खास करके जो मेरी शतावरी जड़ी बूटी है, माशाल्लाह मेरी बहुत सारी पेशेंट्स हैं जिन्होंने बाकी इंस्ट्रक्शंस भी मान के 3 से 4 महीने में कंसीव किया, माशाल्लाह दुआएं देती हैं। और ऐसी बच्चियां भी, दुआओं पे ही चल रही हूँ मैं, और ऐसी बच्चियां भी जिनको पीरियड्स आए नहीं थे इतने सारे सालों से, उनको अब पीरियड्स आए हैं। तो मैं अपने स्टार प्रोडक्ट की पहले बात करूँ जिसने ये सब की है, ये 2 चीज़ें हैं। ये है मेरा प्रोडक्ट हार्मोलेंस, ये है शतावरी। मैं फिर बताती चलूँ, ये 100% ऑर्गेनिक है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है सिवाय उसके जिसके जिस्म में बलगम की तासीर है, बाकी सब शतावरी और हार्मोलेंस यूज़ कर सकते हैं, और सिवाय उसके जो हाइपोथायरॉइडिज्म की मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, बाकी आप सब यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो शतावरी जड़ी बूटी है ये है क्या, पहले इस पर बात करते हैं। शतावरी का लफ्ज़ शत से निकला है। शत आयुर्वेदा का लफ्ज़ है, ये आयुर्वेदा की हर्ब है, ये रूट होती है जो हम यूज़ करते हैं और ये इंपोर्ट कराई है मैंने, ठीक है, इंडिया से, हिमालय से। शत का मतलब है 100 से ज़्यादा फ़ायदे वाली। अगर आपको PCOS नहीं भी है ना और आप कंसीव नहीं भी करना चाहती, फिर भी आप लें, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है। अब ये कंसीव करने में कैसे हेल्प करता है? कंसीव करने में ये आपको ऐसे हेल्प करता है, जो आपका फॉलिकुलर स्टेज होता है ना आपकी ओवरी का, फॉलिकल मैच्योर होने में ये हेल्प करता है, अंदर जाके मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल में हेल्प करता है। इवन के प्रेगनेंसी में भी पहले 3 महीने आपने ये हर्ब नहीं लेनी, पहले 3 महीने कुछ भी नहीं लेना होता, चौथे महीने से आप फिर ये ले सकती हैं। ब्रेस्ट साइज अगर स्मॉल है, शतावरी ब्रेस्ट साइज इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। और जितनी माएँ बच्चों को दूध पिला रही हैं, शतावरी ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। मेथी दाना भी वैसे ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, लेकिन इस वक्त हम शतावरी जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं। PCOS में ये कैसे हेल्प करता है? शतावरी लोडेड है 8-9 तरह के फाइटोएस्ट्रोजन से और फ्लेवोनॉइड से, कुछ बायोकेमिकल नाम में लेना चाहूंगी, म्यूसिलेजेस से, ओलिगोसैकेराइड से, सिटोस्टेरॉल से, और नेचर का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है क्वर्सेटिन। क्वर्सेटिन मेरा एक गंजपन का तेल है,
सीबक थॉर्न ऑयल, वो भी मैंने लॉन्च किया, उसमें भी होता है, इसमें भी आपके पास क्वर्सेटिन है। ये आपके पास नेचुरली फाइटोएस्ट्रोजन को बॉडी से इंक्रीज करता है और जीनोएस्ट्रोजन को निकालता है। शतावरी की और एक बहुत मजे की क्वालिटी बताऊं अरमला, शतावरी जो है ना आपके पास बॉडी में जाके खुद डिटेक्ट कर देता है कि एस्ट्रोजन ऊपर है या नीचे है। अच्छा, ऐसी जड़ी बूटी है और इसका एंड इट्स सो चीप, आई थिंक 1800-1900 की है। यानी हम बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियां हैं जिनको समझा हमें पता ही नहीं है कि उनकी कितनी फायदे हैं हमारी हेल्थ के। एग्जैक्टली, एंड आई एम श्योर मतलब अभी शतावरी का नाम किसी ने भी नहीं सुना होगा कभी भी। एग्जैक्टली, इसीलिए आई लव टू टॉक अबाउट दिस। मुझे खुशी होती है जब लोग मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब आपकी वजह से हमें प्रोबायोटिक्स का नाम आया, आंवला का नाम आया, आई फील प्राउड, मुझे अच्छा लगता है। तो ये शतावरी जो है इसको आपने इस्तेमाल किस तरह करना है, इसका आपने 1 टीस्पून लेना है, दैट इज मोर देन इनफ। इसके रिजल्ट्स आने में 2 से 3 महीने लगते हैं। इंशाल्लाह 3 महीने में जो मैं आपको बाकी भी चीज़ें बताने लगी हूँ, आपके पीरियड्स भी वापस आएंगे, हो नहीं सकता ना वापस आए। मेरी क्लाइंट्स की डबल चिन भी गायब हुई है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आप कंसीव भी करेंगी। अदरवाइज भी बाकी सारे मैं यूज़ करती हूँ ना, मैं कंसीव करने का भी प्लान कर रही हूँ ना, मुझे पीरियड्स का कोई मसला है, लेकिन मैं रोज़ सुबह इस्तेमाल करती हूँ। इससे वैसे नींद भी आपके पास अच्छी आती है, आप रात को सोने से पहले भी ले सकती हैं। दूध में मैं इसको इसलिए रिकमेंड नहीं करती बिकॉज डेयरी को मैं एंडोक्राइन डिसरप्टर समझती हूँ। आप इसको नीम गर्म पानी में लें या आप इसको दही में लें और 1 टीस्पून इज मोर देन इनफ। इसको आपने जिस चीज़ के साथ मिक्स करके लेना है वो है मेरा प्रोडक्ट हार्मोलेंस। हार्मोलेंस का नाम मैंने हार्मोलेंस क्यों रखा, क्योंकि मैंने इसमें एक जड़ी बूटी नहीं डाली थी, इसमें मैंने 4-5 चीज़ें इंक्लूड की थी। इसमें शतावरी है, अश्वगंधा है, अशोका है, आंवला है और अनारदाना है आपके पास। अनारदाना मैंने क्यों इंक्लूड किया है, हमने जब भी किसी बच्ची का डाइट प्लान बनाना होता है ना जिसको पीसीओज हो, पीरियड्स ठीक ना आते हो, तो हमने उसकी डाइट में हमेशा वो चीज़ें इंक्लूड करनी होती है जो फाइटोएस्ट्रोजेंस हो, यानी जिसम में गुड एस्ट्रोजेंस बढ़ाएं। आपके पास जो गोभी होती है, जो ब्रोकली होती है, जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं, अभी मैं इनकी भी बात करती हूँ, जो अनार होता है, जो अशोका होता है, आंवला होता है, इसमें फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं। तो ये एक अलग से भी आपने शतावरी जड़ी बूटी लेनी है। ये हार्मोलेंस मैंने इकट्ठे भी एक बनाया हुआ है। ठीक है, अशोका, आंवला, शतावरी, अश्वगंधा, अनारदाना, 1 टीस्पून आप इसका लेंगे, 1 टीस्पून आप इसका लेंगे। इन दोनों को आप मिक्स कर सकते हैं और इन दोनों को आप यूज कर सकते हैं। आप इकट्ठे भी कर सकते हैं, इकट्ठे भी यूज कर सकते हैं। मैं दोनों को इकट्ठे यूज करती हूँ क्योंकि आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए वैसे ही बहुत अच्छा है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमने, मैं बच्चों को भी बताना चाहूंगी, सिर्फ इसलिए अच्छी नहीं करनी होती कि हमने माँ बनना है। हमने माँ नहीं भी बनना तो हमारी ओवरीज जितनी अच्छी होंगी हम उतनी देर जवान रहेंगी, हमारी हड्डियाँ उतनी देर मजबूत रहेंगी। शतावरी में मैं आपको बताऊँ, शतावरी आपकी हड्डियाँ मजबूत करता है। हड्डियाँ मजबूत करने के लिए आपको कौन से मिनरल्स चाहिए? कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए। शतावरी लोडेड है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम से। अच्छा, शतावरी आपके पास मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और किस तरह कम करता है? शतावरी में आपके पास जिंक है, जिंक डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इनहिबिटर है, उसके लेवल्स जो है उसको डिक्रीज करता है। इसके अलावा मेरे पास अश्वगंधा पाउडर जो है वो अलग से भी अवेलेबल है। जिन बच्चों को पीसीओएस की वजह से नींद, स्ट्रेस, मूड, इरिटेबिलिटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आप लोगों ने हार्मोलेंस और शतावरी के साथ अश्वगंधा भी मिक्स करना है। आपका जो स्ट्रेस हार्मोन होता है ना, वो आपके गुर्दे के ऊपर एक ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड, उससे सिक्रीट होता है। एड्रीनल ग्लैंड का बाहर वाला हिस्सा होता है कॉर्टेक्स, उसको छिलका समझ लें दरख्त का, और अंदर वाला होता है मेडल्ला। अश्वगंधा दुनिया की इकलौती हर्ब है जो छिलका और अंदर गूदे वाले हिस्से में से स्ट्रेस हार्मोन के लेवल्स को रेगुलेट करता है। पीसीओएस में अरमला बहुत ज्यादा स्ट्रेस और इरिटेबिलिटी होती है, मूड स्विंग होता है, बच्चों का कंट्रोल नहीं होता, जिस तरह मीनोपॉज में। अच्छा हाँ, जितनी भी खवातीन को मीनोपॉज हो रहा है, आप मुझे दुआएं देगी इंशाल्लाह, और अरमला को भी देंगी क्योंकि उसने अपने मुझे उसके शो में मैं आई हूँ और वो आप लोगों तक ये सारी बात पहुँचा रही है एंड पब्लिक न्यूज़। तो आपने अश्वगंधा, शतावरी और जो मीनोपॉज वाली खवातीन है, हार्मोलेंस, इन सबको मिक्स करना है। अश्वगंधा सिर्फ उन लोगों ने नहीं लेना जिन लोगों को बैंगन, टमाटर, आलू, शिमला मिर्ची और तेज मिर्चें सूट नहीं करती और जो हाइपोथायराइडिज्म की मेडिसिन ले रहे हैं। शतावरी सिर्फ उन लोगों ने नहीं लेना जिनके जिस्म में बलगम है, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं बाकी एवरीबॉडी कैन टेक इट। अब आपने एक और चीज़ क्या करनी है, अगर आपने अपने पीरियड्स वापस लेके आने हैं, आप लोग मेरा सर्च कर सकते हैं सीड साइकिलिंग पे, मेरी गुफ्तगू मेरा नाम सर्च करके वो आप लोगों को मिल जाएगी। मैं भी आपको पूरा तरीका तो नहीं, बच्चों को इतना टाइम नहीं बता सकूँ सीड साइकिलिंग का। आपके पास सीड साइकिलिंग ऐसा फिनोमेना है जो औरत के दोनों हार्मोन्स का रेशो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन उसको नॉर्मल कर सकता है। मैंने सारे सीड्स भी लॉन्च किए हुए हैं, ये मेरे पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और मिक्स सीड्स आप लोगों के सामने पड़े हुए हैं।
आप सारी बच्चियों ने क्या करना है, जिन खवातीन को पीरियड्स नहीं आते हैं और वो अपने नाइट फ्लैशेस और मूड स्विंग्स और मेनोपॉज के सिम्टम्स ठीक करना चाह रही हैं, और जिन खवातीन को पीरियड्स आते हैं वो रेगुलेट करना चाह रही हैं अगर 5-6 महीने से पीरियड्स नहीं आए, आप लोगों ने पीरियड्स के पहले दिन से ये पाउडर स्टार्ट करना है। 2 टेबल आपने फ्लैक्स सीड्स के लेने हैं, 2 टेबलस्पून आपने पंपकिन सीड्स के लेने हैं। उसको आपने रोस्ट करना है और उसको नॉन स्टिक पैन में आपने रोस्ट नहीं करना। नॉन स्टिक पैन में हार्मोन डिसरप्ट करने वाला केमिकल होता है BPA। स्टील के तवे पे रोस्ट करना है, उसके बाद उसको ग्राइंड कर लेना है। अब ये जितनी अमाउंट बनेगी ना, 2 टेबलस्पून फ्लैक्स अलग, 2 टेबलस्पून पंपकिन अलग, इसको 7 हिस्सों में डिवाइड करना है। इसको फक्की की तरह रोज सुबह 7 दिन आपने लेना है। जिन बच्चों को पीरियड्स आते हैं वो पीरियड्स के पहले दिन से स्टार्ट करेंगी, जिनको नहीं आते हैं वो चांद की पहली तारीख से स्टार्ट करेंगी। ठीक है, आपने इसको 7 दिन से ज़्यादा ये अमाउंट फ्रेश नहीं रहती, आपने 7 दिन का पाउडर बनाना है। 7 दिन के बाद फिर आपने फ्लैक्स और पंपकिन के साथ यही करना है और 7 दिन का बनाना है और 14वें दिन तक करना है। 15वें दिन आप लेंगी मेरे सेसमी सीड्स और सनफ्लावर सीड्स और मिक्स सीड्स। सनफ्लावर और मिक्स सीड्स के साथ एग्जैक्टली यही करेंगी, 7-7 दिन के अमाउंट बनाएंगे और फिर 14 दिन कंप्लीट करेंगी। एक नॉर्मल औरत की मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की कंसिडर की जाती है, ये आप 3 महीने करेंगी। आप शतावरी करें, हार्मोलेंस करें, सेब का सिरका करें, स्वांजना करें, करेला करें और ये सीड साइकिलिंग करें। उसके साथ आप जंक फूड छोड़ दें, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठे, स्नैकिंग छोड़ दें। मैं आपसे वादा करती हूँ और दावा भी करती हूँ आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा और आपको ये कोई गायनेकोलॉजिस्ट की दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन जो दवाइयाँ दी जाती हैं ब्लड शुगर को लो करने के लिए, बेटा ये आप लोगों की बॉडी से B विटामिन भी निकाल देती हैं, आपको गैस्ट्राइटिस भी कर देती हैं, उस वक्त सिर्फ आपकी ब्लड शुगर नीचे लेके जाती है। और जवान 13, 14, 15 साल की बच्चियों को आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे देते हैं। खुदा का वास्ता है, हर तरह के हार्मोनल प्रॉब्लम का जो इलाज है वो अवेलेबल है। मेरे जो PCOS पैकेज है उसमें मैं सब बच्चियों को और ख़वातीन को, बहनों, माओं, बेटियों को बताना चाहूँगी, उसमें सीड्स इंक्लूडेड नहीं है। सीड्स आप लोगों ने मेरे अलग से ऑर्डर करने हैं, वो वेबसाइट पे ही मौजूद है। बाकी सब चीज़ें PCOS पैकेज में इंक्लूडेड है। अश्वगंधा भी अलग से मेंशन होगा, आपने ऑर्डर करना है www.holisticwisdombysaharchabla.com पर। पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। इस कॉन्फिडेंस की वजह यही है क्योंकि मुझे पता है मेरा काम बहुत ऑथेंटिक है। लाहौर में मेरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो 3 लोकेशन पर अवेलेबल हैं। अमाना मॉल फर्स्ट फ्लोर पे चिल्टन प्योर के आउटलेट पर, ऑर्गेनिक विलेज DHA में चिल्टन प्योर के आउटलेट पर, और डिफेंस में अल-फता में H ब्लॉक के ऑपोजिट जो चिल्टन प्योर का आउटलेट है वहाँ पर भी मेरे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। दैट्स अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, वैसे नॉर्मली अब हम, जैसे आपने कहा कि जब ख़वातीन को PCOS का इशू होता है, कोई भी ऐसा गायनी रिलेटेड इशू होता है, तो हम बहुत ज़्यादा मेडिकेशन के ऊपर होते हैं। वो आपको देते हैं कि आपने इतने दिन ये एंटीबायोटिक खानी है, इतने दिन आपने ये खाना है। लेकिन अगर हर्ब्स के अंदर ये ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन समटाइम्स लोग ये कंप्लेन करते हैं जो हर्बल तरीकाकार है टेक्स टाइम, और हमारे लोग बड़े इम्पेशेंट होते हैं, उन्हें रिजल्ट्स ऐसे चाहिए होते हैं। ये भी थोड़ा बताएं कि जो रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं, हाउ लॉन्ग डज इट टेक? बहुत ही अच्छा, बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। देखिए जी, जब भी आपने हार्मोनल लेवल पे कोई चेंज करना हो, मैं हमेशा क्लाइंट्स को, पेशेंट्स को, मैं क्लाइंट्स कहती हूँ, मैं हमेशा क्लाइंट्स को ये कहती हूँ कि गट लाइनिंग हील होना सिर्फ शुरू होने में 90 दिन लगते हैं ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट्स। देखिए जी, याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, वो खराब जल्दी हो जाता है, और उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो देर से आता है। ये ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की निशानी है, ठीक है, कि उस पर कीड़ा जल्दी लगेगा क्योंकि वो ऑर्गेनिक है, और ट्रीटमेंट देर से आएगा। अच्छा, जो हार्मोनल रिजल्ट होता है ना, उसमें आपने रेट चेंज करना होता है DNA की ट्रांसक्रिप्शन का और ट्रांसलेशन का। DNA हमारे पास 2 प्रोसेसेस है, क्योंकि मैं बायोकेमिस्ट्री की प्रोफेसर हूँ बहुत अरसा, तो जरा उसी हिसाब से बताऊंगी। 2 प्रोसेसेस से एक प्रोटीन को जन्म देता है। पहला प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का रेट चेंज होने में, अंदर तब्दीलियां होने में कम से कम 90 दिन लगते हैं, 90 डेज शुरू होने में। इसीलिए मैंने कहा कि एटलीस्ट 3 मंथ्स, लेकिन पहले महीने में आपको फील होना शुरू हो जाता है मेरी बॉडी में कुछ पॉजिटिव हो रहा है। इसीलिए अर्मला, कभी भी कोई बायोकेमिकल लैब और रिजल्ट भी 3 महीने से पहले आप रिपीट नहीं कराते, क्योंकि अगर बॉडी में वो करेक्ट होना भी शुरू हो जाए ना, वो लैब रिजल्ट में आपके पास सामने नहीं आता। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल इंशाल्लाह जब हम गंजपन पे भी बात करेंगे, गंजपन का भी जो प्रॉब्लम होता है ना आपका, वो 5-6 महीने पहले शुरू होता है और फिर एकदम बाल गिरते हैं, उसी वक्त बाल नहीं आपके पास गिरते हैं। सो इट टेक्स टाइम, इट डज टेक टाइम, लेकिन उसका ये मतलब नहीं, देखिए टाइम विल पास एनीवे, उसका ये मतलब नहीं है कि आप ऐसे रूट्स के ऊपर जाएं जिसको आप बाद में रिग्रेट करें। ये एंटीबायोटिक्स लेके, एंटासिड्स लेके, ये बगैर वजह के जिन चीज़ों को आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और अपने लाइफस्टाइल से हील कर सकते हैं, आप इस तरह की मेडिसिन लेके आप अपनी बॉडी में B विटामिन की कमी करें, आप अपने आप को गैस्ट्राइटिस करें। याद रखें, आपकी 90% बीमारियां आपके गट से आती हैं। ये दवाइयां लेके एक बार आपका स्टमक एसिड कम हो गया ना, ये मसला हमेशा के लिए ठीक होना और आप आगे भी पछताएंगे। यू आर सो राइट, क्योंकि नॉर्मली लोग इतनी जो कह लें हार्श दवाइयां कंज्यूम कर रहे होते हैं, बाद में फिर उसका आपकी बॉडी के अंदर असर आ रहा शुरू होता है,
अच्छा डॉक्टर सर, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि नॉर्मली जब आपकी बॉडी के अंदर कोई चेंज आ रहा होता है, कोई ऐसी डिजीज़, अंडरलाइन डिजीज़ होती है जिसका हमें आइडिया नहीं हो रहा होता, वो एकदम से तो आती नहीं है, टेक मंथ्स। आप सिम्टम्स बेसिकली क्या होते हैं? अगर आपकी बॉडी के अंदर आपको ये मेजर सिम्टम फील हो रहा है तो आपको कोई ना कोई गट रिलेटेड इशू है, पीसीओएस का है, कुछ भी हो सकता है। ये भी बहुत मजे का सवाल है। देखिए, अगर मेरी बॉडी को एकदम थ्रेट होगी, मेरा दिल तो बंद नहीं हो जाएगा, मेरा दिमाग तो बंद नहीं हो जाएगा, मेरी बॉडी समझदार है, वो क्या करेगी, वो पहले उन चीज़ों को बंद करेगी जिनको वो गैर ज़रूरी समझती है। मेरे बाल गिराएगी, मेरे नाखून कमज़ोर करेगी, मुझे एक्नी करेगी, मुझे कॉन्स्टिपेशन कर देगी, मुझे फटीग और थकावट कर देगी। फिर 3-4-5 महीने बाद अल्लाह ना करे मुझे पता लगेगा कि मुझे आईबीएस है, मुझे आईबीडी है या मुझे पीसीओएस हो गया है। तो आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया। स्मॉल थिंग्स, हेयर फॉल ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, या तो स्ट्रेस है, या टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो रहा है, या मुझे आयरन की कमी हो रही है, या मेरा थायराइड कम हो रहा है, मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रही है, ठीक है, या तो मुझे फाइबर सूट नहीं कर रहा, या मेरी गट में एक सर्टन टाइप का बैक्टीरिया जो ऊपर नीचे हो गया, या अगेन मेरा थायराइड डिस्टर्ब हो रहा है। अब मुझे बहुत ज़्यादा थकावट होती है, मुझे रात को नींद नहीं आती है, मुझे बार बार क्रेविंग हो रही है, या तो मैं डायबिटिक हो रही हूँ, या तो मुझे पीसीओएस हो रहा है, या मेरा स्ट्रेस हार्मोन ऊपर नीचे हो रहा है। ये छोटी छोटी आवाज़ें, इनको हमने सुनना होता है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सहर, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाएं। होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला, इनकी प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक हैं और अभी जिस तरह डॉक्टर सहर ने इन डिटेल बताया, इनफैक्ट ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको तरीका भी बता दिया कि आपने इनको इस्तेमाल कैसे करना है। सो आई होप कि आपके लिए सेगमेंट हेल्पफुल रहा होगा। आइंदा आने वाले दिनों में डॉक्टर सहर हमें दोबारा भी ज्वाइन करेंगी और अपनी दीगर प्रोडक्ट्स के हवाले से भी बताएंगे। भी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, अब बात करेंगे सूबा खैबर पख्तूनख्वा की, जहां पे ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद और उनके कत्ल के वाक़यात थम नहीं सके हैं। रवा साल के दौरान जी ख्वाजा सराओं पर जो तशद्दुद के 12 और कत्ल के 15 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो ख्वाजा सराओं के जो कत्ल के वाक़यात हैं मुसलसल पेश आ रहे हैं। 2024-25 के इब्तदाई 7 माह में अब तक 15 ख्वाजा सरा जो है वो कत्ल हो चुके हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जी मर्दान में 6, पेशावर में 5, चारसदा में 3 और एबटाबाद में ख्वाजा सराओं के जो कत्ल का एक वाक़या रिपोर्ट हुआ है। इससे मुतल्लिक डीएसपी ने कहा है कि कत्ल के साथ साथ जी ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद के वाक़यात भी सामने आ रहे हैं और रिपोर्ट्स ये कहती है कि जो तशद्दुद के मुख्तलिफ 12 केसेस जो मुख्तलिफ अजला में दर्ज किए गए हैं और पेशावर में भी जिस तरह से मैंने रिपोर्ट किया है, ये तशद्दुद के वाक़यात और सवाबी भी एक ख्वाजा सरा की ख़ुदकुशी का वाक़या भी पेश आया है, जिससे मुबैना तौर पर मुसलसल हरासमेंट का नतीजा करार दिया जा रहा है। पुलिस कह रही है जी कि ख्वाजा सराओं के ख़िलाफ़ जो नकाब उनके अगेंस्ट जो रवैये हैं उसके ख़िलाफ़ FIR जो हैं वो दर्ज करके 20 से ज़ायद मुलज़िमान को गिरफ़्तार किया गया। इसी हवाले से हम बात करेंगे। फरजाना बारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया फरजाना साहिबा कि आपने हमें ज्वाइन किया। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जी, जितने केसेस हम जिक्र कर रहे हैं ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं और ख्वाजा सराओं के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा का मसला नहीं है। हमने माजी में पंजाब के अंदर भी ऐसे कई वाक़यात रिपोर्ट होते हुए देखे हैं। मैं चाहूँगी इस पर आप अपना कमेंट दीजिएगा और फिर हम पुलिस और दीगर इदारों के हवाले से जो उनकी टेंशन इस तरफ आना कितना ज़रूरी है। देखिए, बहुत ही ये आपने जो फिगर कोट की है, ज़ाहिर है इसमें सिर्फ वही केसेस हैं जो रिपोर्टेड हैं और ख़ास जो जहाँ तक ख्वाजा सरा कम्युनिटी पे तशद्दुद के वाक़यात हैं वो तो आप सोच भी नहीं सकते। एक तो ज़ाहिर है कि उनके ऊपर जो जिस्मानी तशद्दुद होता है या एक्सक्यूज़ मी सेक्शुअल वायलेंस होता है, लेकिन इसके अलावा जो इनके साथ एक इमोशनल वायलेंस जो इनके साथ होता है, जिस तरह से इनका मजाक उड़ाया जाता है, इनकी जो एक हैसियत है, आप देखें कि इवन ख्वाजा सराज जो हैं उनको एक इंसान के तौर पे, क्योंकि हमारी जो सोच है उसके अंदर 2 ही जेंडर हैं, या औरतें या मर्द हैं। ट्रांसजेंडर जो है उस थर्ड सेक्स को हमने कोई इंसान का दर्जा ही नहीं दिया। वैसे तो हमने औरतों को भी इंसान का दर्जा नहीं दिया हुआ है, वो भी दूसरे दर्जे की शहरी हैं, लेकिन ये तो तीसरे दर्जे के शहरी भी नहीं है। तो जो एक जनरली भी सोसाइटी के अंदर बायसेस हैं, जो तासुबात हैं, ये उसकी शक्लें जो हैं वो तशद्दुद जो है वो उसी की एक शक्ल है, एक कड़ी है। जनरली भी आप देखें हमारे माशरे के अंदर हर तरह
में हर तरह का जो तशद्दुद की शक्लें हैं उसमें इजाफ़ा हो रहा है। ह्यूमन राइट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो दिन ब दिन जो है वो डिटोरिएट हो रही हैं। अखलाकी गिरावट का हमारा समाज जो है वो अखलाकी गिरावट का शिकार है। इस तुम्हारे सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो ख्वाजा सरा हैं वो बहुत ही मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं। अक्सर ये लोग हैं जिनको इवन घरों से निकाल दिया जाता है, उनके पेरेंट्स भी उनको रखने के लिए तैयार नहीं होते हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये उनके लिए कोई शर्म की बात है कि उनके बच्चे जो है वो फिट इन नहीं होते कि जो कैटेगरी है औरत की या मर्द की, और फिर जो कम्युनिटी के अंदर प्रेशर होते हैं। तो आमतौर पे हम ये देखते हैं कि ये ख्वाजा सरा को घरों से भी निकाल दिया जाता है और फिर ये जाके वो गुरु कम्युनिटी के अंदर ये लोग रहते हैं जहाँ पे अक्सर गुरु भी इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इनके जो हालात ज़िंदगी हैं वो बहुत ही बदतर हैं। उसमें आप ये देखें कि कोई इनके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती कि ये बाइज़्ज़त तौर पे अपना रोज़ी कमा सकें। ना इनके पास तालीम है, ना इनको तालीमी अदारों में जगह मिलती है, और उसका नतीजा ये होता है कि फिर जब घरों से भी निकाल दिए जाते हैं तो फिर इनके पास कोई ऐसी स्किल्स नहीं होती जिसकी वजह से ये मजबूर होते हैं कि यहाँ ये मांगते हैं, यहाँ ये मुख्तलिफ़ किस्म की या जो इनका नाच गाना या इवन से जो जिनसी जो हवाले से भी ये मजबूर होते हैं कि अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए वो इस तरह के काम करने पे मजबूर हैं। और फिर वहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो सोसाइटी के अंदर बहुत कंजर्वेटिव सोच जो पनप रही है पूरे पाकिस्तान में ही है, लेकिन केपी में हमें वो जो सोच है वो ज़्यादा शिद्दत के साथ नज़र आती है, क्योंकि वो ना सिर्फ ख्वाजा सराओं को बर्दाश्त नहीं करते बल्कि वो बच्चियां जो घरों से निकल के काम करती हैं या वो घरों से निकल के पढ़ने के लिए जाती हैं वो उनको भी अटैक करते हैं। तो इस वजह से हम ये देख रहे हैं कि ना सिर्फ ख्वाजा सरा कम्युनिटी जो है उनके ऊपर इस तरह के तशद्दुद हो रहा है, बल्कि ये भी है कि ये भी हम देख रहे हैं कि इन केसेस के अंदर जो है वो सज़ाएं ना होने के बराबर हैं। वैसे तो जनरली भी जो जराइम कमिट होते हैं अगर वो जेंडर बेस्ड क्राइम्स हैं तो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बिल्कुल फ़ेल हो जाता है लोगों को इंसाफ देने में। लेकिन ख्वाजा सरा कम्युनिटी में हम देख रहे हैं कि जहाँ भी ख्वाजा सरा का कत्ल होता है या उस पर तशद्दुद होता है तो वहाँ पे तो सज़ाएं ना मिलना जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आई रियली वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। ज़ाहिर है आप इस हवाले से बड़ा एक्टिव भी हैं, आप काम भी करी हैं, यू नो द हिस्ट्री कि क्या सूरत हाल इस वक्त चल रही है। हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज, हम एक तो इंसाफ से पहले कवानीन आते हैं जिन पे अमल दरामद करना एक स्टेट की जिम्मेदारी है। डू वी हैव सर्टन लॉज या हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसीज़ हैं, ऐसी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनका आप हमें बता सकें, और अगर नहीं है तो कितना ज़रूरी है कि इस तरह के केसेस को रोकने के लिए हमें इस पर स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कराना या पॉलिसीज़ को तरतीब देना कि एटलीस्ट हम इनको इंसान तो कंसिडर करें। देखें, ट्रांसजेंडर का बिल पाकिस्तान में पास हो चुका है जो कि बहुत ही प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन थी। उसमें ना सिर्फ कि ख्वाजा सराओं को ये राइट मिला कि वो अपनी आइडेंटिटी खुद डिटर्मन करें, और उसी के ऊपर नादरा को ये इंस्ट्रक्शंस हुई कि उनको एक्स के जो उनको शनाख्ती कार्ड दिए जाएं, उसके अंदर जो थर्ड सेक्स की कैटेगरी है एक्स, ख्वाजा सरा जो है इंटाइटल्ड हैं कि वो उस कैटेगरी में अपने शनाख्ती कार्ड लें। उसके साथ साथ उस बिल में ये भी है कि ख्वाजा सराज जो हैं उनके लिए एक मुकर्रर किया गया है कि कम से कम 2% जो जेंडर कोटा जो इनका कोटा है, ट्रांसजेंडर कोटा है, कि वो हर अदारे में कम से कम 2 लोगों को जो है ट्रांसजेंडर लोगों को नौकरी दी जाए। जो कि हम देखते हैं कि सवाए अभी लेटली नादरा में हमने देखा है कि ट्रांसजेंडर या 1-2 और अदारे हैं, मगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन ना होने के बराबर है। तो उस तरह से तो ख्वाजा सराओं की प्रोटेक्शन के लिए अब लॉ आ चुका है, लेकिन वो बात है कि ये एक जनरल प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर कि लेजिस्लेशंस जो लॉज जो हैं वो नेसेसरी कंडीशंस होते हैं मगर वो सफिशेंट नहीं होते। सफिशेंट तब होते हैं जब उनके ऊपर अमल दरामद करने वाले अदारे जो हैं वो सेंसिटाइज भी हों, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी हो, वो इफ़ेक्टिव भी हों, वो सज़ाएँ भी दें, वो इनके राइट्स को प्रोटेक्ट भी करें। इस सारे सिचुएशन में हम पूरी तरह
तरह से नाकाम हैं कि ना तो हम ख्वाजा सरा कम्युनिटी को प्रोटेक्शन देने में कामयाब हो चुके हैं, ना ही उनको कि वो ये जो जनरल बायसेस हैं, अभी भी आप देखें बाज़ औक़ात हमारे मीडिया में ऐसे प्लेस चलते हैं, ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिसमें ख्वाजा सराओं के हवाले से जोक बने हुए हैं, उनके ऊपर मजाक ठट्ठा किया जाता है। तो अब वो रवैये जो हैं कि आप उनको इंसान समझें और वो भी मुस्तहिक हैं कि उनको इज़्ज़त जो है वो दी जाए और वो डिग्निटी के साथ अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें, अपनी ज़िंदगियाँ रीबिल्ड कर सकें। तो ये काम जो है, ये तो हम इस काम करने में तो हम रियासती सतह पे भी और सोसाइटी की सतह के ऊपर भी मेरा ख्याल है कि हम बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। जितनी ज़्यादा इस वक्त ट्रांस कम्युनिटी जो है, एक ट्रांसफोबिया है जो पूरे पाकिस्तान में बुरी तरह फैला हुआ है, और जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ज़्यादा एम्पावर्ड हो रही है, आप देखें कि बहुत सारे ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं जो खुद अब अपनी कम्युनिटी के राइट्स की बात करते हैं। उन्होंने बहुत सारी अपनी NGOs बनाई हुई हैं, वो उसके ऊपर बोलते हैं। उसकी वजह से और भी एक बैकलैश आ रहा है कि उनको ये लगता है कि ये इनमें इतनी जुर्रत कैसे है कि ये अपने राइट्स की खुद बात करें। और अक्सर हम यही देखते हैं कि जब ये ट्रांस कम्युनिटी के लोग इनको मुख्तलिफ़ फंक्शंस में बुलाया जाता है और वहाँ मर्द समझते हैं कि वो आज़ाद हैं, इनके साथ जिस तरह से भी इनको टच करें, इनके साथ बुरा सलूक करें, और अगर वहाँ पे ज़रा भी कोई रेजिस्टेंस होती है तो उनकी मर्दानगी जो है वो ख़तरे में पड़ जाती है और वो बंदूक लेकर के, जो कि KP में बहुत हुआ है कि वो अपने जो कि वो उन्होंने हथियार कैरी किए होते हैं और वहीं वो गोली मार के उनको ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अंदर ये कोई उनके अंदर की कोई खौफ नहीं है कि उनको इस काम की कोई सज़ा भी मिलेगी। अच्छा फरजाना साहिबा, मुझे बात करनी है इस हवाले से कि ये तो ठीक है आप कह रही हैं, एंड आई सो अग्री विद दैट कि ये एज ए नेशन हमारे रवैये भी कुछ ऐसे हैं जिसमें हम अपना मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, मजाक हो, क्योंकि ये हम बच्चों के जहनों के अंदर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे डाल देते हैं कि अगर आपने किसी ख्वाजा सरा को देखना है तो आपने उसका मजाक ही उड़ाना है, या क्योंकि आप खुद उनके सामने ये हरकत कर रहे होते हैं। अब ये तो इदारों का काम, पुलिस का काम अपनी जगह है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए। आई रियली वांट कि हम इस पे भी बात करें कि एज ए नेशन, एज ए सोसाइटी हमें अपने माइंडसेट को कितना जो कह लें बेहतर करना है इस हवाले से, और ये बच्चों को घरों में सिखाना है, अपने इर्द गिर्द लोगों को बताना है कि दीज आर ह्यूमंस एंड वी शुड ट्रीट देम लाइक ह्यूमंस। देखिए, बिल्कुल सोसाइटी का भी एक रोल होता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि रियासत का उससे भी ज़्यादा बड़ा रोल होता है कि रियासत जो है, जो वो समझती है कि जो ह्यूमन राइट्स के स्टैंडर्ड हैं, जो अखलाकी इक़्तिदार हैं, उनको किस तरह से समाज के अंदर जो है पॉपुलराइज़ किया जाए और जो गैर इंसानी रवैये हैं उनको कैसे क्रिमिनलाइज़ किया जाए। तो हमारे माशरे में आप देखें कि लोगों में एजुकेशन की भी कमी है, और ये जो जैसे आपने ख़ुद भी कहा कि जब माँ बाप या जो अडल्ट्स हैं वो ख़ुद इस तरह के रवैयों का शिकार हैं, इस तरह का इनसेंसिटाइज्ड हैं, तो उनके बच्चे जो हैं वो उनके लिए वो रोल मॉडल होते हैं, वो भी वही कुछ करते हैं। तो आई थिंक इसमें बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि जो पाकिस्तान की हुकूमत वक्त है, जो पाकिस्तान की रियासत है, वो इन अखलाकी इक़दार को पॉपुलराइज़ करने में अपना किरदार अदा करें, एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए, लीगल सिस्टम के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, और ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एम्पावर करें, उनको उस तरह की स्किल्स दें, उनको छोटे छोटे कारोबार करवाएं ताकि वो अपनी लाइवलीहुड जो है, अपनी जो ज़िंदगियां हैं वो इकनॉमिकली इंडिपेंडेंट तरीके से गुजार सकें, ताकि वो मजबूरी में इस तरह के काम उनको ना करने पड़े जिसमें जहाँ पे उनकी एक्सप्लॉयटेशन का चांस ज़्यादा है या उनको अपना सेक्स वर्क में जाना पड़े। तो ये मैं समझती हूँ कि ठीक है, हर इंसान की ये ज़िम्मेदारी ज़रूर बनती है, लेकिन हमारे माशरे में जो ये सारे रवैये हैं, क्योंकि इनको बेहतर करने के लिए पाकिस्तान में 70-75 साल से रियासत ने अपना कोई किरदार अदा नहीं किया, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि जो एक डेकेडेंट ऑर्थोडॉक्स
कंजर्वेटिव जो समझें कि सिनफी तशद्दुद पे मबनी रवैये हैं, उनमें दिन ब दिन जनरली सोसाइटी में इजाफा हो रहा है। और उसी की वजह से आप देखें कि ट्रांस कम्युनिटी भी उसकी जद में आती है, क्योंकि जहाँ औरतों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, वहाँ पे और जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, जो ट्रांस विमेन है, उनको तो फिर वो बिल्कुल इंसान ही नहीं समझते ना। औरतों को आप इंसान नहीं समझते, तो ये ट्रांस कम्युनिटी के लोग तो उनको लगता है कि ये तो बिल्कुल एब्रेशन है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, और उनको वो चाहते हैं कि उसको पूरे समाज की नज़र से इनविजिबलाइज गायब कर दिया जाए। और उस वजह से ये जो नफ़रत है उनके ख़िलाफ़ और ये जो तासुबात हैं जो उसकी वजह बनते हैं, तो मैं समझती हूँ इस सारे कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ा रोल बनता है हमारे अदारों का, ख़ास तौर पे हमारे तालीमी निज़ाम का, हमारे मीडिया का, कि वो अपना इसमें अपना किरदार अदा करें इन रवैयों को तब्दील करने में। आई एम श्योर, और आई एग्री विद दैट कि सबका रोल है कहीं ना कहीं, रियासत से लेकर हर इदारा जो इस सारे सिस्टम का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच फरजाना साहिबा, बहुत शुक्रिया। फरजाना बारी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद थी जी। ख्वाजा सराओं पे तशद्दुद हो या इनके कत्ल के वाक़यात हो, उसके हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में तो ये नंबर्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पूरे मुल्क के अंदर ये सूरत हाल है, एंड दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अब जो रियासत की जिम्मेदारी है उसको वो तो अदा करनी ही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एज एन इंडिविजुअल, एज अ सोसाइटी, हमारा भी कहीं ना कहीं रोल बनता है कि इनको हम एटलीस्ट ह्यूमंस कंसिडर करें। अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं मजाक उड़ाना, तज़हीक करना, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो इतने एक्सट्रीम क्राइम्स को ट्रिगर करते हैं या उनको कहीं ना कहीं हमारे रवैये फैसिलिटेट कर रहे हैं कि हम इसको अपना राइट समझते हैं। इंसान है, अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है, ट्रीट देम लाइक ह्यूमंस। और इन वाक़यात के हवाले से जो भी अपडेट होंगे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और किचन के अंदर शेफ नदीम चीमा हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मालिक। क्या बन रहा है जी? आज हम बना रहे हैं ग्रिल सैंडविच, होममेड ग्रिल सैंडविच होममेड। ओके ठीक है। और इसमें क्या क्या चीजें ऐड है? यस, हम इसकी जो है ना मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले हम जो है ना सॉस बनाएंगे, डायमंड सॉस, और इसमें हम मस्टर्ड सॉस हाफ टेबल स्पून, ठीक है, और मायोनीज में पहले 1 कप जो है ना पहले इसमें ऐड कर चुका हूँ, ठीक है, और हनी ऐड करूँगा 1 टेबल स्पून, ठीक है, और हॉट सॉस 1 टेबल स्पून, ठीक है, और केचप 2 टेबल स्पून, यस, ओके। अच्छा जी, ये हमारी जो है ना सॉस हो चुकी है तैयार। अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे, और इसके साथ साथ जो है ना हम जो टोस्ट करेंगे ब्रेड को, वो करेंगे बटर के अंदर। बटर के अंदर इसका रूमा और टेक्सचर, खुशबू बहुत अच्छी आती है, ठीक है। और अच्छा, इसको हम वैसे बटर के अंदर रोस्ट करें, लेकिन हम इसको ग्रिल पे भी कर सकते हैं, राइट? यस यस, उसके भी कर सकते हैं, जो प्रीनी होती है बिल्कुल कर सकते हैं। घरों में अगर वो चीज़ नहीं होती तो आप होममेड जो है इस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो जी हमारी जो है ना ये सॉस का बहुत अच्छा कलर आ चुका है, तो ये हमारी होममेड और जो है ना क्विक जो है ना सॉस तैयार है। इसके बाद हम इसकी जो है ना मैरिनेट करेंगे चिकन को, और चिकन में मैं सोया सॉस डालूंगा जायके के लिए, ठीक है, थोड़ा सा, और वाइट पेपर हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर और ओरिगानो भी इसके साथ है, और इसके साथ मैं डालूंगा सॉल्ट। 1 kg चिकन है, 1 kg में 1 टीस्पून, और गरम मसाला और धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और हॉट सॉस 1 टेबल स्पून, और इसमें हम पपरिका अपने स्पाइस के मुताबिक ऐड करेंगे, ठीक है। तो जी अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे अच्छी तरह से, और साथ में ब्रेड को भी देखेंगे, ब्रेड का जो है ना गोल्डन कलर आना चाहिए, ओके। और ये हमारा, और चिकन को आपने रोस्ट किया है जी, इसको रोस्ट करेंगे। इसमें थोड़ा सा हम जो है ना ऑयल डालेंगे, ओके, और अपने टेस्ट के मुताबिक ऑलिव ऑयल, कोई भी ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद हम इसको कम से कम जो है ना कोई आधा घंटा रूम टेम्परेचर पे रिटार्ड होने के लिए रखेंगे, ओके। तो हमारा टोस्ट जो है ना ये हो चुका है, बहुत अच्छा कलर आया है, ओके, देख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम आधा घंटा रखने के बाद फिर हम इसे जो है ना करेंगे फ्राई पैन के अंदर फुल फ्राई करेंगे, फुल फ्राई, ओके, फुल आंच के ऊपर, यस। और इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब आपका चिकन जो है ना वो टेंडर बहुत अच्छा होगा,
तो जिस तरह से ये आपने किया हुआ है, आपने ये मैंने हमें बता दिया है, राइट? ये टेंडर बहुत अच्छा हो चुका है। तो है। यहाँ से फ्राई करने के बाद फिर हम इससे दम लगाएंगे मैक्सिमम कोई 15 मिनट या 20 मिनट, तो इसका टेंडर बहुत अच्छा आएगा। और उसके बाद फिर हम सैंडविच के अंदर जो है ना ये सॉस इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट के ऊपर, और सेकंड के ऊपर फिर हम जो है ना ग्रीन ऑलिव इस्तेमाल करेंगे, और रेड जैलोपिना और सॉस और एग, सॉस एंड एग और चीज़ स्लाइस और टमाटर, और अपने टेस्ट के मुताबिक जो है ना आइसबर्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं, सलाद पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से फिर हम इसकी जो है ना वो अगर पनीनी मशीन है यस, तो इसमें हम जो है वो एग का भी इस्तेमाल कर चुके हैं, टमाटर का भी कर चुके हैं, और फिले भी कर चुके हैं। और इस फिले को हम जो है ना बर्गर के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ ब्रेड आपकी डिपेंड्स, आप पनीनी भी बना सकते हैं, यू कैन ऐड बर्गर एज वेल। लवली। चलिए, ये तो बड़ी क्विक रेसिपी है, बस चिकन में थोड़ा सा हमारा टाइम कंज्यूम होता है। बेहतरीन, ये बड़ी अच्छी बात है शेफ नदीम की कि वो पहले प्रोसेस कर लेते हैं टाइम की वजह से, लेकिन साथ साथ हमें मैरिनेशन से लेकर ईच एंड एवरीथिंग बताते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी रेसिपी और क्विक सैंडविच की रेसिपी हमारे साथ शेयर करने के लिए। अच्छा जी, इस हवाले से तो हम आपको मजीद भी, आपको पता है रोज़ नई रेसिपीज़ लेकर आते हैं, लेकिन अब चंद इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो प्रोग्राम के एंड में हम शामिल करेंगे। हम सब जानते हैं जी कि लाहौर का एक सरकारी स्कूल है जिसमें तालीम हासिल करने वाले एक सब्ज़ी फरोश के बेटे मलिक फैज़ान ने आज साबित कर दिया जी कि कामयाबी सिर्फ वसाइल की नहीं होती, बल्कि अज़्म हो, मेहनत हो, खुलूस हो, ये सब अगर आपके पास है तो आप बड़ी से बड़ी अचीवमेंट भी अपनी लाइफ में कर सकते हैं। मलिक फैज़ान ने जी लाहौर बोर्ड के जो मैट्रिक के इम्तहानात हैं उसमें 1186 नंबर लिए और 3rd पोजीशन स्कोर की है। अब वालिदैन और उसातिज़ा तो बहुत खुश हैं, लेकिन फैज़ान के क्या जज्बात है, हमारे नुमाइंदे इस वक्त सुलेमान चौधरी उनके साथ मौजूद है, हमसे जानते हैं। बिल्कुल जी, इंसान मेहनत करे तो उसको फल ज़रूर मिलता है। ऐसा ही कर दिखाया है एक सब्ज़ी फरोश के बेटे जिन्होंने लाहौर में 4थी पोजीशन हासिल की है, लेकिन बॉयज़ को देखा जाए तो उन्होंने 3री पोजीशन हासिल की है। 1186 नंबर लेकर उन्होंने जो बॉयज़ ग्रुप है उसमें 3री पोजीशन हासिल की है। मोहम्मद फैज़ान है उनका नाम। फैज़ान हमारे साथ मौजूद है। फैज़ान, पहले तो आपको बड़ी मुबारक हो। आप ये बताइएगा इस मेहनत का क्रेडिट किसको जा रहा है और कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लाहौर बोर्ड में 3री पोजीशन हासिल की है। ये सब मेरे वालिदैन की दुआओं, मेरे उस्ताद किराम की रहनुमाई और मेरी मेहनत और लगन का नतीजा है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस एजाज़ से नवाजा कि मुझे 3री पोजीशन अता फरमाई। मैं साथ साथ उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस सफ़र में मेरा साथ दिया। अच्छा, मुस्तकबिल में क्या इरादा करने का, क्या चाह रहे हैं कि किस फील्ड में आप जाएंगे? इंशाल्लाह मैं आगे भी मेहनत करूंगा, FSC प्री मेडिकल करूंगा, उसके बाद MBBS करके एक कामयाब डॉक्टर बनूंगा और मुल्क व कौम का नाम रोशन करूंगा। अच्छा, वालिद साहब के आपके रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं, तो क्या आप गवर्नमेंट से कोई मुतालबा कर रहे हैं कि उसको आपको कोई फंडिंग दी जाए, कोई वजीफ़ा दिया जाए ताकि आपकी जो स्टडी है वो मुकम्मल हो सके? जी, मेरे वालिद सब्ज़ी फरोश हैं, वो मेरे तालीमी अखराजात उठा नहीं सकते। मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि मेरी साथ तावन करे ताकि मैं आगे भी बेहतरीन तालीम हासिल करके अपनी मुल्क व कौम का नाम रोशन कर सकूँ। बिल्कुल, ये तो फैज़ान, इनके वालिद हमारे साथ मौजूद है, हमसे जानते हैं कि उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा अंकल, ये बताइएगा आप, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपके वसाइल कम हैं, तो कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या मेहनत करनी पड़ी कि आपके बेटे को जो मुकाम हासिल हुआ? बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पई, को ज़रूरी चीज़ां भी बेचनियां पै गईयां जिहदे विच कह लो कि हुण मैं किराए दे मकान ते हां ते अगे भी अल्लाह वारस जे कोई गवर्नमेंट साथ दे तो आसानी हो जाएगी। वज़ीर से क्या मुतालबा करते हैं कि आपके जो जी सुनते तो हैगी है मैडम, देखो जे साडी भी सुन लवे तो उम्मीद तो रखने हैं। आपकी क्या ख्वाहिश है, आपका बेटा क्या बने मुस्तकबिल में? बेटा डॉक्टर की ख्वाहिश रखता जी, अल्लाह नू कामयाबी दे। जी बिल्कुल, ये तो थे फैज़ान के वालिदैन और फैज़ान हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना है कि वो मुस्तकबिल में डॉक्टर बनना चाहते हैं और हुकूमत से उन्होंने ये अपील की है
कि उनकी जो है वो वजीफ़े के ज़रिए उनकी फ़ंडिंग की जाए ताकि वो अपनी जो तालीम है उसको मुकम्मल कर सकें। डेफिनेटली फैज़ान की हेल्प होनी चाहिए, अगर इतनी मेहनत करके उन्होंने मैट्रिक में इतनी अच्छी पोजीशन ली है, सो आगे आई होप कि उनको हेल्प हो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, अब आपको ठट्ठा लिए चलते हैं, जहाँ पर बनाए जाने वाले जो मिट्टी के बर्तन हैं वो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। मिट्टी के बर्तनों के हवाले से जिनकी साख्त, इनका इस्तेमाल बेहद अहम होता है, यही बर्तन हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी देखते हैं और वहाँ की ज़िंदगी का तो हिस्सा है, चाहे वो खाना पकाने के लिए हों, सजावट के लिए हों। लेकिन जदीद दौर की तब्दीलियों ने इस फ़न को खासा मुतासिर भी किया है। इस हवाले से हम देखते हैं मिर्ज़ा नूर बेग की रिपोर्ट। खूबसूरती, सादगी और रवायत का हसीन इम्तजाज, ये हैं ठट्ठा के मट्टी के बर्तन। सिंध की कदीम सकाफत और रोजमर्रा जिंदगी में सदियों से शामिल ये बर्तन फनी लिहाज से भी अपनी मिसाल आप हैं, मगर वक्त के साथ साथ मट्टी के बर्तन बनाने का फन भी खत्म होता जा रहा है और इसकी जगह धात, प्लास्टिक और चाइना मिट्टी के बर्तनों ने ले ली है। ये हम मटका खरीदने आए और यहाँ मकली और ठट्ठा का मटके बहुत मशहूर है। फ्रिज के पानी से इसका गर्मियों में इसका पानी जो है ना बहुत ठंडा होता है और अच्छा सेहत के लिए भी सही है, तो गर्मी के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है मटके। हमारे मकली के मटके बहुत मशहूर है और ख़ास करके मार्केट का इस भाई के जो मटके हैं ना बहुत अच्छे मटके, हर साल मैं यहाँ से एक ख़रीदता हूँ। अब यहाँ मटका लेने आया, वैसे आप लाइट यहाँ ठट्ठा में होती नहीं 12 से 14 घंटे की, फ्रिज में पानी जमता नहीं, जमने वाला पानी वैसे ही नुकसानदेह, इसीलिए सुन्नत भी है कि मट्टी के बर्तन में पानी पिएं। सिंध के बाज़ देहात में ये फ़न आज भी किसी न किसी शक्ल में जिंदा है। चक को पाँव से घुमाकर गोंदी हुई मिट्टी को उंगलियों की महारत से बर्तनों में डालने वाला फनकार कुम्हार कहलाता है, जो आज भी अपनी रवायत से जुड़ा हुआ है। ये फन न सिर्फ एक जरिया माश है बल्कि हमारी तहजीब का अहम विरसा भी है। अगर हुकूमत इन हुनरमंदों की मदद करे तो ये सदियों पुराना फन खत्म होने की बजाय बाइस फख्र बन सकता है। कैमरा टीम के हमरा मिर्जा अनवर बेग, पब्लिक न्यूज़, ठट्ठा। जी जनाब, मट्टी के बर्तनों का ये जो फ़न है इसके हवाले से आपने रिपोर्ट देखी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को, लेकिन कल परसों आप हमारा बेस्ट ऑफ देख सकेंगे। लेकिन जाते जाते हम अब आपको गुजरावाला की भी सैर कराएंगे। कबूतर पाकिस्तान समेत कई ममालिक में बड़े शौक से पाले जाते हैं, लेकिन गुजरावाला में जी कबूतरों के लिए खामोश इनकलाबी इकदाम किया गया है, जहाँ इंसानों और परिंदों के लिए एक मीनार तामीर किया गया। इस मीनार के हवाले से कैसा है, हमारे जो नुमाइंदे हैं इस रिपोर्ट में आपको बता रहे हैं अब्बास भट्ट। गुजरावाला के गुलशन इकबाल पार्क के दिल में कायम मिट्टी और ईंटों से तराशा गया ये ख्वाब कबूतर मीनार अब सैकड़ों परिंदों की पुरअमन सल्तनत है। यहाँ रोजाना कबूतरों की चहचहाहट और फरफराहट से फिजा गूंजती है, जैसे कुदरत खुद मुस्कुरा रही हो। दो साल पहले नायाब नस्ल के सिर्फ 70 कबूतर यहाँ छोड़े गए थे। आज उनकी तादाद 300 से तजावुज कर चुकी। मेन वजह ये थी कि जो परिंदे हमारे नायाब हो रहे हैं उनकी लुक आफ्टर की जाए और उनकी तादाद को बढ़ाया जाए। परिंदों की प्रिजर्वेशन के लिए ये बहुत अच्छा इकदाम है यार मददगार का। अभी आज से पहले पाकिस्तान में इस तरह का प्रोजेक्ट किसी ने भी लॉन्च नहीं किया। 25 फीट बुलंद और 11 फीट चौड़ा ये मीनार, अंदर मौजूद 500 से जायद घोंसले हर सुबह नई जिंदगी की खबर लाते हैं। ये जगह अब सिर्फ एक पार्क नहीं, ये रूह की तस्कीन का मकाम है, जहाँ बच्चे, बुजुर्ग और खानदान सुकून के चंद लम्हे चुरा लेते हैं। शहर के शोर से कुछ लम्हे चुराकर कबूतरों के दरमियान बैठना ऐसा लगता है जैसे हम भूल चुके थे कि सुकून कभी कोई रंग होता है, और वो रंग कुदरत है। कैमरा टीम के साथ अब्बास भट्ट, पब्लिक न्यूज़, गुजरावाला।